आज हम लोग शुरू कर रहे हैं हिंदी व्याकरण, जो आपका क्वालिफाइंग पेपर में रहेगा। चाहे झारखंड का आप कोई एग्ज़ाम लिख लीजिए, हिंदी व्याकरण रहेगा ही रहेगा। और हिंदी व्याकरण आपको यहाँ भर काम नहीं देगा, अगर जेपीएससी का जब आप मेंस लिखेंगे उस समय भी हिंदी व्याकरण रहेगा। मतलब हिंदी व्याकरण से आपका पीछा नहीं छूट सकता है, यही बता रहे थे। उत्पाद जाइए, हिंदी व्याकरण रहेगा। सचिवालय जाइए, हिंदी व्याकरण रहेगा। दरोगा लिखिए, हिंदी व्याकरण रहेगा। पंचायत सचिव लिखिए, हिंदी व्याकरण रहेगा। पुलिस लिखिए, हिंदी व्याकरण रहेगा। कोई चीज़ का एग्जाम लिखिए, हिंदी व्याकरण रहेगा ही रहेगा, ये कंफर्म है। ठीक है। और दूसरी बात, ये हमारा क्वालिफाइंग पेपर में रहेगा। कहाँ रहेगा? हमारा क्वालिफाइंग पेपर में रहेगा। 60 नंबर इंग्लिश का, 60 नंबर हिंदी का। तो जहाँ तक हमको पता है, जो जॉब वाले बच्चे जो सरकारी जॉब ढूंढ रहे हैं, लगभग बच्चे, लगभग मतलब आप 70% आप मेरे हिसाब से अनुमान से कि 70% बच्चे जो हैं आपको सरकारी जॉब के तरफ जाना चाहते हैं और उनका बैकग्राउंड हिंदी रह जाता है, उनका बैकग्राउंड हिंदी रह जाता है। तो उनके लिए ये बहुत जरूरी है। 60 में 30 लाना है कोई भी हालत में, नहीं तो कॉपी चेक होना वहीं पर हो जाएगा बंद। आप फिर जितना नागपुरी में टिक मार दीजिए 100 में 100, आप भीतरे जा चुके हैं। आप जितना जीएस बनाना है बना लीजिए, आप भीतरे जा चुके हैं, आपका कॉपी चेक ही नहीं होगा। और ये चीज़ आपको कब देखने के लिए मिलेगा? जिस दिन एग्जामिनेशन रहेगा, और एग्जामिनेशन के बाद जब पहला पेपर रहेगा हिंदी और इंग्लिश का, जो लड़का कम मारेगा, देखिएगा अगला बार जब सेकेंड राउंड का जब एग्जाम होगा, सेकेंड पेपर जब होगा, जीएस वाला होगा ना, जीएस वाला नहीं, नागपुरी वाला जो होगा ना, उस पेपर के समय वो दिखाई नहीं देगा। काहे? तो उसको पता चल जाएगा कि मेरा कॉपी चेक नहीं होगा, तो काहे मेहनत करने जाए। बात समझ में आया? तो ध्यान दीजिएगा। और ईमानदारी के साथ भी इसको भी पढ़ाई करना है। जैसे हम आपको नागपुरी व्याकरण जब पढ़ाएं, नागपुरी व्याकरण आपको ऐप में हमारे कोर्स में है, नागपुरी व्याकरण पढ़ाएं, नागपुरी सचिवालय का पढ़ा दिए, नागपुरी उत्पाद पढ़ाएं, तो पूरा ईमानदारी से दिए हुए एक एक अक्षर, तो इसमें भी देंगे आपको एक एक अक्षर। हड़बड़ा के कुछ भी नहीं मिलेगा, आप भी मत हड़बड़ाइएगा, हड़बड़ा के नहीं आइएगा, सब कुछ मिलेगा। हड़बड़ा के आइएगा तो हड़बड़ का काम शैतान का। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसी क्रम में आज हम लोग श्री गणेश करेंगे, भगवान श्री गणेश का नाम लेकर पढ़ेंगे। सबसे पहला चैप्टर भाषा। क्या पढ़ेंगे? भाषा। अगर जब हम लोग नागपुरी पढ़ते बाबू, तो याद कीजिए पेट कटा सा का प्रयोग नहीं होता है। इसके लिए कौन सा सा प्रयोग होता है? या तो ये स, धन स, या फिर ख। तो क्या हो जाता? भाषा या फिर भाखा। क्या हो जाता? भाखा, भाखा या फिर भाषा। कोई दिक्कत नहीं ना? समझ लीजिएगा। चलिए, तो चैप्टर का शुरुआत कर दिया जाए। भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से बना है। ये पहला लाइन ही क्वेश्चन बनकर एग्जामिनेशन में आ चुका है कि भाषा जो शब्द है उसका निर्माण संस्कृत के किस अक्षर से हुआ, किस शब्द से हुआ है? तो उसका सही उत्तर है, क्या है सही उत्तर? भाष। क्या है? भाष, जिसका अर्थ होता है बोलना, जिसका अर्थ होता है बताना, जिसका अर्थ होता है कहना। क्या क्या चीज होता है? बोलना, बताना या फिर कहना। विश्व में लगभग 3000 भाषाएं बोली जाती। कितनी भाषाएं बोली जाती हैं? 3000 भाषा बोली जाती। वो भी लगभग में, कंफर्म नहीं है। 3000 भाषा बोला जाता है भैया। अब भाषा किसको बोलते? तो हिंदी है, इंग्लिश है, फ्रेंच है ना, ये सब क्या है? भाषा है। और बोली किसको बोला जाता है? हल्का सा समझ लीजिए, बोली हमारा हो जाएगा क्या? जो एकदम सीमित क्षेत्र में बोला जाता है उसको बोली बोलते हैं। उसका, बोली का अपना व्याकरण नहीं होता है, भाषा का अपना व्याकरण होता है। भाषा का अपना साहित्यिक रचना होता है, बोली का अपना साहित्यिक रचना नहीं होता। आपको ऐसे ही बता दे रहे, एग्जाम में आता है कभी कभी। ठीक है, भाषा जो होता है उसका अपना व्याकरण है, बोली का अपना व्याकरण नहीं है, इसलिए गड़बड़ाइएगा मत। आगे बोली शब्द मिलेगा तो कंफ्यूज मत कर जाइएगा कि सर एक ही चीज को तो नहीं बोल रहे हैं। भाषा का अपना व्याकरण है, बोली का अपना व्याकरण नहीं है। भाषा एक विस्तृत क्षेत्र में बोला जाता है, बोली एक सीमित क्षेत्र में बोला जाता है। भाषा का साहित्यिक रचना होता है, बोली का अपना साहित्यिक रचना नहीं होता है। क्लियर? भाषा उच्चतम है, बोली निम्नतम है। ठीक है, जैसे हम लोग बोले भाषा है हमारा नागपुरी का, ए मोहिने जातो रावरे कखन आवब कखन खाब का लेवब का देवब। कुड़ुक भी हमारा भाषा है। एक्शन काला लग दे, एक्शन ते बरा लग दे, एक्शन कालो इन नीना नीन बरो नेला बरो नेल बंजा बरो, ये हमारा भाषा है। लेकिन बोली किसको बोले? का बे कहाँ गेले हली, गोली मार देबू बेटा रात के तोरा में 8 बजे, समझ गेली तू हमरा। ये जो बोले ये क्या है? बोली है। देखली बेटा, देखली मार देली ओकरा हम, समझ रहे हैं? ये बोली है। जैसे मुंबई में जो मराठी बोलते हैं तो मराठी बोलते हैं,
ठीक है। और बोली को टपोरी लैंग्वेज जो नहीं बोलते वहां पर, छुरा मार दूंगा मैं तुमको बोलता है ना, वो सब टपोरी लैंग्वेज वो बोली में आता है। इसलिए यहीं पर डिवीजन कर दिए क्योंकि आगे ये डिफाइन किया हुआ है। बात समझे, आराम से धीरे धीरे पढ़िए। विश्व में लगभग कितनी भाषाएं हैं बाबू? तो 3000। कितना भाषा है? 3000 भाषा है। भाषा का सबसे प्राचीन रूप ऋग्वेद संहिता से प्राप्त होता है। भाषा का जो सबसे प्राचीन रूप है वो किससे प्राप्त होता है भैया? तो बोला ऋग्वेद संहिता से। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद और सबसे नया वेद है अथर्ववेद। अब देखिए ऋग्वेद तो लिखा, साथ में संहिता क्यों लिखा, इस बात को आपको समझना है। कोई भी चीज को ऐसे ही क्रॉस नहीं कर देना है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा आपको। आप हिंदी पढ़ रहे हैं, समझिएगा। संहिता मतलब होता है संयोग। क्या होता है? संयोग। क्या होता है? संयोग। या फिर इसी का मतलब होता है संग्रह। क्या होता है? संग्रह। या फिर इसी को कहते हैं हम लोग संकलन। क्या कहते हैं? संकलन। इसीलिए संहिता लिखा है। अगर जो लेखक है वो ढोल गंवार होता, बुड़बक होता, तो कभी संहिता नहीं लिखता। समझदार है, इसीलिए वो संहिता लिखा। संहिता का मतलब होता है संयोग, संग्रह या फिर संकलन। जो ऋग्वेद है ना वो 10 मंडलों में बटा हुआ है, आपको भी पता है। 10वें मंडल में 8वें मंडल में क्या है, 9वें मंडल में क्या है, 7वें मंडल में क्या है, वर्ण का विभक्ति कहाँ पर दिया हुआ है, वर्ण का प्रकार कहाँ पर पता है। बहुत बार जैसे एसएससी में आ चुका है। जो पहला जो भाग है उसको अनेक ऋषि मिलकर लिखे थे। दूसरा जो भाग है ऋग्वेद का उसको लिखे थे गत्य, और तीसरा भाग को लिखे थे विश्वामित्र, चौथा भाग को वामदेव, पांचवा को अत्रि, छठा को भारद्वाज, सातवां को वशिष्ठ ऋषि, आठवां को कण्व और अंगिरा, नौवां और 10वां को अनेक ऋषि मिलकर लिखे। और जब मिलकर लिखे तो उसको मिलाया गया, और मिलाया गया तो क्या हुआ? संग्रह किए आप, उसका संकलन किए आप, एक जगह जमा किए आप, इसीलिए उसको क्या कहा गया? ऋग्वेद संहिता। समझ में आया? एक अक्षर भी पार नहीं होगा मेरा पढ़ाने में, ऐसे ही आपको धीरे धीरे तोड़ के देंगे। मेरा वीडियो इसीलिए लंबा जाता है, काहे तो हम तोड़ तोड़ के पढ़ाते ताकि आपको समझ में आ जाए, है ना। तो अभी तक खत्म था रे चैप्टर, 10-10 मिनट में खत्म हो जा रहा है आजकल चैप्टर। आगे, भारत की प्रथम देश भाषा पाली है। भारत की जो सबसे प्रथम देश भाषा है वो पाली है। ये देश भाषा क्यों लिखा भाई? भाषा लिखना चाहिए था। देश भाषा का मतलब होता है मातृभाषा। क्या होता है? मातृभाषा। क्या बोला गया? भारत का जो भारत की प्रथम भाषा वो कौन है? पाली है। अब आपको लगेगा सर भारत का तो सबसे पहला भाषा संस्कृत है। क्या है? संस्कृत। लेकिन यहां पर क्या लिखा हुआ है? देश भाषा। देश भाषा पूछा तो पाली, और भाषा पूछा तो क्या? संस्कृत। नहीं समझे? बात को समझिए, बात को समझिए। इधर ध्यान से देखिएगा। हमारा जो सबसे पहला भाषा है वो है बाबू कौन? संस्कृत। जब संस्कृत टूटा तो क्या बना? पाली। और जब पाली टूटा तो क्या बना? प्राकृत। और जब प्राकृत टूटा तब क्या बना? अपभ्रंश। क्या बना? अपभ्रंश। और जब अपभ्रंश टूटा तब आया हिंदी। क्या आया? हिंदी। ये क्रम है। मतलब बेटा कोई भी हो, अमर हो, अकबर हो, एंथोनी हो, लेकिन बाप किशनलाल ही होगा। समझ में आया? तो यहां पर किशनलाल कौन है? संस्कृत। कौन है? संस्कृत। इसीलिए बोला संस्कृत से सबसे पहले टूटा है भाषा किस रूप में? पाली में। इसीलिए ये लाइन लिखा हुआ है कि भारत की प्रथम देश भाषा क्या है? पाली। क्लियर हुआ ये लाइन? कोई दिक्कत अब समझने में आपको किसी भी तरह का कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। आगे चलेंगे। सबसे पहले भारत की भाषाओं का सर्वेक्षण जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने सन 1894 ईस्वी में किया। पूछेगा कि भाषा का सबसे पहले सर्वेक्षण कौन किया? तो भैया ये नाम से आप अनभिज्ञ नहीं होंगे, यही आदमी है। इसका नाम क्या है? जॉन अब्राहम ग्रियर्सन। और एक नंबर का ये क्या था? कपटी आदमी था थोड़ा। आप इसको ठीक है लेते हैं लैंग्वेज के लिए, लेकिन एक बात बताइए, ये आयरलैंड तरफ से आया हुआ था। आयरलैंड का आदमी आके हम लोग को हमारे भाषा के बारे में बता रहा है, तो हम लोग को बेवकूफ़ी है इसके बात पे विश्वास करना। जैसे नागपुरी कोई बोल दिया था, क्या भोजपुरी का उपबोली बोला था। बाद में श्रवण कुमार गोस्वामी नागपुरी में उसको काटे और बोले कि नहीं 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 भोजपुरी का नहीं बाबू। तो उसका कारण क्या था? तो याद होगा नागपुरी में क्या पढ़े थे? अपनिहिति पढ़े थे ना। अपनिहिति, ई का मात्रा बहुत ज्यादा यहाँ पर मिलना, कटा गया था। तो चलिए वो तो अलग चीज है। यहां पर फिर से देखते हैं भारत में भाषा का सबसे पहले सर्वेक्षण कौन किया? तो याद रखिएगा जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। और कब किया? 1894 ईस्वी में। ठीक है? कोई दिक्कत समझने में, किसी प्रकार का कोई कष्ट? आगे चलेंगे। जॉर्ज ग्रियर्सन की पुस्तक ए लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, पुस्तक का क्या नाम है बाबू? ए लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। क्या नाम है?
ए लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, है ना, ध्यान रखिएगा। उसी पुस्तक में ये बताया कि कितना भाषा है, लगभग 3000 भाषा है, और सर्वेक्षण ये शुरू किया 1894। कोई दिक्कत? जॉन ग्रियर्सन के अनुसार भारत में कितनी है, और तो विश्व की बोली थी 3000, ध्यान दीजिएगा, इधर मिस्टेक से बोल दिया। भारत में ग्रियर्सन के अनुसार कितना बोली है, 179, और भाषा कितना है, 544। याद रहेगा, पूछेगा। ग्रियर्सन जो है, जो भारत में सबसे पहले भाषा का सर्वेक्षण किए, उनके अनुसार भारत में कितना भाषा है, तो 179। पूछेगा कितना बोली है, तो 544। कोई दिक्कत समझने में, किसी प्रकार का कोई कष्ट? समझ लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे। भाषा की प्रथम एवं छोटी इकाई ध्वनि है, द्वितीय शब्द एवं तृतीय सबसे बड़ी इकाई वाक्य। भाषा की सबसे छोटी इकाई, पूछेगा भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, ध्वनि। क्या है ध्वनि? ए कुछ कुछ आप बोल दिए, ला 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 ना 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 पा कुछ भी बोल दिए, ये क्या है, ध्वनि है। ये क्या है, ध्वनि। द्वितीय क्या है, उससे बड़ा कौन है, शब्द, मतलब सबसे छोटा ध्वनि और उससे बड़ा शब्द। अब जिसको ल ल न न कर रहे थे, ल ल ल न न न कर रहे थे, अब उसको घुमा के बोल दे न ल नल, तो क्या बन गया, शब्द। ध्वनि कुछ भी हो सकता है, जो भी बोलना है आप बोलिए, ध्वनि ही है। लेकिन जब उसको मिला दीजिएगा एक सही ढंग से, तब वही क्या बन जाएगा, आपका शब्द। और तृतीय सबसे बड़ी जो होगी वो होगी वाक्य। जैसे नल घर चल, घर नल चल, नल घर चल, चाहे जो भी बोल सकते। नल आदमी का भी नाम होता है, नल दमयंती अब पढ़े हुए हैं कहानी, समझ में आया। ये मत सोचेगा नल घर कैसे जाएगा, है ना। तो नल जंगल की ओर गए हुए थे, दमयंती दूसरे तरफ गई हुई थी, वापस में घर आते हैं ना जी वो लोग, इंद्र के प्रकोप से। याद आइए, याद रखिएगा। आगे, भाषा की, मनुष्य की भाषा की उत्पत्ति मौखिक रूप से हुई है। मनुष्य का भाषा का उत्पत्ति किस रूप से हुआ है? अब ये ना बता रहे अड़ेंगे बड़ेंगे कुछ भी बोले, कुछ भी बोलिए, उत्पत्ति वहीं से ना हुआ, वहीं से हुआ। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का वर्णन है। संस्कृत, हिंदी, असमिया, बांग्ला, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। अब रहा बात कि सर एग्जाम में आ जाएगा तो हमको कैसे याद रहेगा, तो ये आपके लिए कोई दिक्कत का सवाल नहीं है। आई एम हियर, डोंट फियर। सबसे पहले याद रखिए, आपको एक ट्रिक देते हैं। पहला ट्रिक लिखिएगा, लिखिएगा नहीं, एक मिनट लिख दे रहे हैं हम, यहीं पर लिख दे रहे हैं। कसम से, क्या बोले, कसम से उर्दू संस्कृत कान से गुजरा, कान से गुजरा। क्या है, हम क्या बोले, कसम से उर्दू संस्कृत कान से गुजरा। लगभग चीज का कंप्लीट हो जाएगा। कसम, कसम से हो जाएगा क्या, वेरी गुड, कश्मीरी। क्या हो जाएगा, कश्मीरी। उर्दू से क्या हो जाएगा, उर्दू। संस्कृत से क्या हो जाएगा, संस्कृत। कान से क्या हो जाएगा, कन्नड़। और गुजरात से क्या हो जाएगा, गुजरात। हो गया। तो कसम से उर्दू संस्कृत कान से गुजरा, कसम से कश्मीरी, उर्दू से उर्दू, संस्कृत से संस्कृत, कान से कन्नड़ और गुजरात से गुजराती। एक खत्म हुआ। अगला जो ट्रिक है वो इस प्रकार से है। ढोंगी संत को, ढोंगी संत को थैली में, क्या बोल रहे हैं, ढोंगी संत को थैली में कोक और मनी मिला। क्या बोले, ढोंगी संत को थैली में क्या मिला, कोक और मनी मिला। तो ढोंगी से क्या हो गया, डोंगरी। संत से क्या हो गया, संथाली। को से क्या हो गया, कोंकणी। क्या हो गया, कोंकणी। थैली है ना, थैली को कर दीजिएगा मैथिली। क्या कर दीजिएगा, मैथिली। कोक से क्या हो गया, कोंकणी। फिर से एक बार कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, जितना बार करने सकते हैं। और मनी से क्या हो गया, मणिपुरी। और मिला से क्या हो गया, तमिला, तमिल हुआ। तो पहला क्या था, कसम से उर्दू संस्कृत कान से गुजरा, ढोंगी संत को थैली में कोक और मनी मिला। उसके बाद क्या कीजिएगा, अगला जो बनेगा नेपाली
लिख लीजिएगा कॉपी में ही जो वीडियो देख रहे हैं। नेपाली बंगाली सीधे उड़ा, क्या है? नेपाली बंगाली सीधे उड़ा, पंजा मारा, पंजा मारा। नेपाली बंगाली सीधे उड़ा और क्या बोले? और पंजाबी क्या मारा? पंजा मारा। तो देखे होंगे आप लोग, नेपाली लोग खूब उड़ उड़ के मारता है, पोंग पांग करते रहता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो नेपाली से क्या हुआ? नेपाली। बंगाली से क्या हुआ? बंगाली। सीधे से क्या हुआ? सिंधी। उड़ा से क्या हुआ? उड़िया। पंजा से क्या हुआ? पंजाबी। और मारा से क्या हुआ? मराठी। क्लियर है? तो भैया ये ट्रिक था, आपके लिए हम बनाए हैं और आपको हम दिए हैं। तो आपको पहले याद नहीं होता था, अब दे दिया गया है। अब आपको थोड़ा थोड़ा याद हो जाना चाहिए। थोड़ा थोड़ा एक बार में याद होगा, 2-3 बार वीडियो को देखिएगा तो पूरा याद हो जाएगा। कसम से उर्दू संस्कृत कान से गुजरा, ढोंगी संत को थैली में कोक और मनी मिला, नेपाली बंगाली सीधे उड़ा और पंजा मारा। ठीक है, नेपाली बंगाली सीधे उड़ा और क्या किया? पंजा मारा। आगे है, आगे तरफ प्रस्थान करते हैं। भाषा परिवर्तनशील होती है। भाषा क्या होती है? परिवर्तनशील होती है। जिसको पहले हम लोग सूगा बोलते थे, आज के डेट में तोता बोलते हैं। नागपुरी में क्या बोलते हैं? तोता बोलते हैं। और जिसको पहले हम लोग सेव बोलते थे, आज के डेट में एप्पल बोलने लगे हैं। जिसको पहले चप्पल बोलते थे, आज के डेट में घर में उसको स्लीपर्स बोलने लगे हैं। पहले जिसको तौलिया बोलते थे, आजकल उसको टॉवेल बोलते हैं। पहले जिसको बोतल बोलते थे, आज के डेट में उसको बॉटल बोलते हैं। बोतल नहीं होता है, बॉटल होता है ना? तुम लोग थोड़ा चगड़ाना सीखो। आगे तो भाषा क्या है? परिवर्तनशील है। ये तो भाषा से भाषा का कन्वर्जन हुआ, वो चीज़ अलग है। जैसे जिसको हम लोग पहले उष्म बोलते थे, उसको हम लोग आज सुसुम बोलते हैं ना। जिसको पहले हम लोग विद्यालय बोलते थे, आज के डेट में उसको हम लोग स्कूल बोलते। कौन बोलता है विद्यालय जा रहे हैं पापा हम? जिसको पिताजी बोलते थे, आजकल उसको पापा, पापा के बाद आजकल डैडा हो गया है। डैड हुआ था, फिर डैड से डैडा हो गया है, और फिर उसके बाद डाडा हो जाएगा, फिर डीडी हो जाएगा। एक दिन पापा को ईडी उठा के ले जाएगा। बच के रहिए सब चीज। भाषा परिवर्तनशील होता है। भाषा में नए शब्दों वाक्यों का आगमन होता रहता है और पुराने टूटते मिटते रहते हैं। आगे भाषा के आधार, क्या बोला जा रहा है? भाषा के आधार। तो भाषा जो है वो 2 आधार होता है। भाषा का कितना आधार होता है? 2 आधार, याद रखिएगा। मानसिक आधार और दूसरा कौन सा आधार? भौतिक आधार। क्वेश्चन आया हुआ है और आ चुका है, इसलिए एकदम अलर्ट मोड पे रहिएगा। वही 60 नंबर असली खेला बेला करेगा। नहीं तो जितना कंप्यूटर पढ़ लीजिए, साइंस पढ़ लीजिए, नागपुरी में नहा लीजिए, डुबकी लगा लगा के, नाक में पानी घुसा लीजिए, धुंगा लगा लीजिए और पोरसा धुंगा लगा के हाथ से खा लीजिए, कुछ उपाय नहीं है आपके पास। पढ़ना तो पड़ेगा। ऐप में आपको हम सारा वीडियो दे देंगे। इसमें जो हिंदी व्याकरण है ना, हिंदी व्याकरण में टोटल आपको 20 चैप्टर पढ़ना है। तो 20 दिन में खत्म। 20 दिन में हर दिन पढ़िएगा, 20 दिन में खत्म। चलो ना 20 नहीं मानो, 25 दिन में आपका खत्म हो जाएगा। समझ में आया? 25 दिन में खत्म होगा। एक एक अक्षर को तोड़कर भगाएंगे बिल्कुल नहीं, भले उसका 2 पार्ट बन जाए। आप मेरा आदत से वाकिफ होंगे। नागपुरी में वर्ण हम आपको 3 घंटा में पढ़ाए हैं, स्वरनाम 2 घंटा में पढ़ाए हुए, काल 3 घंटा में पढ़ाए हुए हैं। मेरा आदत से वाकिफ होंगे, कोई चीज़ हम भगाते नहीं हैं। अपने विचार से या भाव को अभिव्यक्त करने के लिए वक्ता द्वारा भाषा का प्रयोग किया जाता है। हम अपने विचार को, अपना भाव को आपको पढ़ा रहे हैं कैसे? बोल के ना। यहाँ पर वक्ता कौन है? हम ना। आप सुन रहे हैं तो आप क्या है? श्रोता है। क्या है? श्रोता है। और जिसके बारे में बात कर रहे हो क्या है? अन्य पुरुष है। बोलने वाला उत्तम पुरुष, सुनने वाला मध्यम पुरुष, और जो जिसके बारे में बात होता है वो कौन होता है? अन्य पुरुष। क्लियर है आप? तो व्यक्त करने के लिए भाषा का प्रयोग किया जाता है। वह मानसिक आधार है। हम जो भी चीज़ बोल रहे हैं सब मन से बोल रहे हैं, इसलिए इसका आधार क्या है? मानसिक। और आप ग्रहण कर रहे हैं, ये क्या है? भौतिक आधार। कहाँ से सुन रहा है रे? कान से रे, कान से सुन रहा है तुम। ये क्या हुआ आपका? भौतिक आधार। और हम बोल कैसे रहे? मन से, इसीलिए इसको क्या कहा जाएगा? मानसिक आधार। भौतिक आधार अभिव्यक्ति का साधन है। भौतिक आधार नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा काटिएगा, ये गलत है। यहाँ पर इसको काट के कर लीजिएगा। बुक को सुधारने में भी हम माहिर हैं। आपको नागपुरी का कितना किताब हम सुधार दिए नागपुरी व्याकरण में, पता है ना? तो यहाँ पर काट लीजिएगा बुक में और इसको कर दीजिएगा मानसिक आधार। क्या कीजिएगा? यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, लिखिएगा मानसिक आधार। मानसिक आधार अभिव्यक्ति का क्या है? साधन है। अभिव्यक्ति का क्या है? साधन है। जबकि मानसिक आधार, यहाँ पर क्या कीजिएगा?
यहाँ पर क्या कीजिएगा, भौतिक। क्या कीजिएगा, भौतिक। जबकि भौतिक आधार क्या है, साध्य है। जबकि भौतिक आधार क्या है, साध्य है। दोनों से भाषा का निर्माण होता है, इसे ही बाह्य और आंतरिक भाषा कहते हैं। जो आप बोल रहे हैं, जो आप सुन रहे हैं, इसको ही हम लोग किस रूप में जानते हैं, तो बाह्य भाषा, और इसी को हम लोग किस रूप में जानते हैं, आंतरिक भाषा। भाषा के कितने आधार, तो भाषा के दो आधार। पहला क्या, मानसिक, दूसरा क्या, भौतिक। पढ़ लिए, और दोनों को आप समझ लीजिए। आप जो बोलते हैं वो मानसिक है, आप जो सुन रहे हैं वो भौतिक है। कोई दिक्कत नहीं, तुमको क्या दिक्कत होगा बैल। अब है भाषा के अंग। भाषा का जो अंग होता है, पाठ है ना, भाषा का पाठ दिया हुआ है। भाषा के निम्नलिखित 3 अंग हैं। पहला अंग का नाम है ध्वनि, दूसरा अंग का नाम है अर्थ, और तीसरा अंग का नाम है वाक्य। याद रखिएगा, क्या नाम है, ध्वनि, अर्थ और वाक्य। ये प्रश्न भी एग्जामिनेशन में आ चुका है। हाँ, देखने में तो सीधा लग रहा है, हमके याद हो गलो बे, तुरंत तो कर लो। कुछ नहीं, आप करके दिखाइए, आपसे नहीं होगा। आप औकात में आ जाइएगा। इसीलिए एकदम ध्यान पूर्वक समझिए, ध्वनि, अर्थ और क्या, वाक्य। नहीं समझे, कुछ बोल दिए आप, ये क्या था, ध्वनि था। अब इसका मतलब तो कुछ नहीं निकलता है बाबू, निकलता है इसका मतलब नहीं, ना 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 ला 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 हा प प प प म म ला 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 क क क ज सारे गा मा पा धा नी सा, कोई अर्थ निकला नहीं। लेकिन अगर उसको हम मिला दे तो कोई अर्थ जरूर निकलेगा। जैसे हा 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 हा, ल ल ल ल ल बोले तो हल हो गया, नहीं हुआ। चलता, चल 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 ल च च च च ल ल ल ल ता, तो क्या हो गया, चलता। हा है, तब जब मिलाएंगे तब क्या बनेगा, हल चलता है। क्लियर, ऐसे बनता है। जो बोल रहे हैं ना आप, कुछ भी उलुल जुलुल ध्वनि है, अगर उसको मिला के कुछ निकल जाए कोई अर्थ, तभी वह शब्द बना, और उसके बाद जुमठा कर दीजिएगा तो वाक्य बनेगा। क्लियर, चलिए बोलते हैं तो आप लोग आगे नहीं बढ़ना है, वहीं बैठिएगा, आदत है बोलने का। भाषा के 2 रूप होते हैं। भाषा के कितने रूप होते हैं, 2 गो रूप होता है। एगो मौखिक, मौखिक मतलब क्या, मुख से जो निकलेगा, मुख का मौखिक, मुंह से जो निकला मौखिक। लिखित, जिसको लिखते हैं वो लिखित। मौखिक भाषा की आधारभूत इकाई है ध्वनि। अरे भैया, उसका इकाई क्या है, छोटा रूप क्या है, ध्वनि है, उसी से ना बन रहा है। और लिखित भाषा की आधारभूत इकाई है वर्ण। और लिखने के लिए आप किसका प्रयोग करते हैं, वर्ण का। वर्ण मतलब का अ इ उ ए री री ए ऐ ओ, पढ़ते हैं वर्ण नागपुरी में, हिंदी में तो नहीं पढ़ा है। और जैसे देखिएगा क ख ग घ अंगा, पहाड़ में धूंगा, ये सब क्या है, वर्ण। तो बोलने के लिए जो प्रयोग किया जाता है वो क्या है, ध्वनि। और लिखने के लिए जिसका प्रयोग करते हैं वो सबसे छोटा इकाई क्या है, वर्ण। क्या है, वर्ण। हिंदी भाषा का विकास सबसे पहले संस्कृत से होता है, फिर पाली से होता है, फिर प्राकृत से होता है, फिर अपभ्रंश होता है, फिर हिंदी होता है, जिसको आपको हम शुरू में ही बता दिए। कोई दिक्कत समझने में, कोई भाषा, कोई कष्ट नहीं ना। देखिए, और एक चीज़ आपको बताना चाहते हैं, थोड़ा सा छूट गया था, एक बार याद रखिएगा, शायद आपको मिले ना मिले, फिर बोलिएगा कि सर इसको तो आप बताए नहीं। थोड़ा सा पीछे जाते हैं, बैक टू पवेलियन। यहाँ पर देख रहे होंगे आपको कितना भाषा दिया हुआ है बाबू, थोड़ा सा स्क्रीन को ऊपर करने दीजिए। यहाँ पर कितना भाषा दिया हुआ है, अनुसूची 8 में तो 22 भाषा दिया हुआ है। कितना भाषा दिया हुआ है, 22 भाषा। इसमें से जो भाषा होते हैं ना, कुछ भाषा, मतलब कहने का मतलब है आपको टोटल 6 गो भाषा। कै गो भाषा, 6 गो भाषा, जिनको कहा जाता है शास्त्रीय भाषा। क्या कहा जाता है, शास्त्रीय भाषा। अचानक हमको याद आया, इसीलिए आपको हम बता रहे हैं। एग्जामिनेशन में पूछता है, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा जो है वो शास्त्रीय भाषा है। एग्जाम में बारंबार बहुत बार आ चुका है। अगर ग्रामर मिस्टेक कर देगा तो जीएस में जरूर टपक जाएगा। ठीक है, आप शास्त्रीय भाषा किसको बोलते हैं सबसे पहले वो समझिए, फिर हम बताते हैं आपको। छोड़ेंगे नहीं, आपका साथ हम बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, तोड़ तोड़ के ही ले जाएंगे, भले 2 दिन पढ़ाना पड़े। शास्त्रीय भाषा उसको कहते हैं ना जिसके ग्रंथ 1500 से 2000 वर्ष पुराने हो। 1500 से 2000 साल पुराना जिसका भी भाषा हो, ठीक है, जिसके ग्रंथ हो, उसको हम लोग शास्त्रीय भाषा के अंतर्गत रखते हैं। तो इसके अंदर में सबसे पहले कौन आएगा भैया, तो संस्कृत सबसे पहले आएगा कि नहीं, संस्कृत। तो याद रखिएगा, सबसे पहले याद रखिए शास्त्रीय भाषा कौन हो गया,
संस्कृत। उसके बाद याद रखिएगा भैया आपको कौन आ जाएगा, इधर है आपको तमिल, इसका भी है। उसके बाद याद रखिएगा बाबू कहाँ है कन्नड़, तो याद रखिएगा कन्नड़। उसके बाद याद रखिएगा तेलुगु। उसके बाद याद रखिएगा मलयालम। उसके बाद याद रखिएगा उड़िया। दिख रहा है ना, ये सब कौन भाषा है, शास्त्रीय भाषा। इनका ग्रंथ कितना साल पुराना है, 1500 से 2000 साल पुराना। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे देता है हम आपको बताते, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। निम्नलिखित में से संस्कृत जो शास्त्रीय भाषा होने का प्रमाण क्या है। पहला ऑप्शन, उनका जो ग्रंथ होगा 1500 से 2000 साल पुराना होगा। उनके ग्रंथ आज भी वर्तमान में मौजूद होंगे। उनकी जो भाषा है उसी का अपभ्रंश बोली बोला जा रहा होगा। तो जितना बताए सब सही है। जिसमें आपको जो तमिल है ना, तमिल यहां पर जो देखे होंगे तमिल, इसको भैया मिला है 2004 में। इसका उपाधि कब मिला है, 2004 में। जिसको आप संस्कृत देख रहे हैं ना, इसको शास्त्रीय भाषा के अंतर्गत रखा गया है 2005 में। जिसको आप कन्नड़ बोल रहे हैं ना सर, कन्नड़, ये हुआ है कितना में, 2008 में, कन्नड़ के लिए। ठीक है, जो तेलुगु बोल रहे हैं ना बाबू, तेलुगु हुआ है आपको, वो भी हो गया 2008 में, याद है मुंह में, इसीलिए आपको बता रहे हैं। मलयालम हुआ है 2013 में, और उड़िया हुआ है 2014 में। मतलब जितना कांड हुआ है मोदी जी के आने से पहले हुआ है, इतना ध्यान रखिएगा। मोदी जी के बाद कुछ भी नहीं है। तो 6 भाषा आपका शास्त्रीय भाषा के अंतर्गत आता है। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, एग्जाम में आता है। अगर व्याकरण में नहीं आया तो उधर जरूर आएगा, लेकिन संभावना इधर का ही है। ठीक है, कोई दिक्कत समझने में नहीं होना चाहिए। आगे, अपभ्रंश साहित्य मुख्य रूप से 9वीं शताब्दी में मिलता है। अपभ्रंश साहित्य जो है मुख्य रूप से किस शताब्दी से मिलता है, 9वीं शताब्दी। 9वीं शताब्दी आप समझ रहे हैं ना, जब 9वीं शताब्दी का शुरुआत हुआ उस समय से अपभ्रंश। अपभ्रंश मतलब समझते हैं जी, भ्रंश समझते, भ्रंश नहीं, भ्रंश मतलब होता है टूट फूट। मिट्टी के भ्रंश का प्रमुख कारण क्या है, मिट्टी के अपभ्रंश का प्रमुख कारण क्या है, तो आप पहला ऑप्शन लगाते पेड़ पौधा का हटना। लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं, बताइए तो। मिट्टी के अपभ्रंश का प्रमुख कारण क्या है, या नदी के कटाव का प्रमुख कारण क्या है, पेड़ जो अपना जड़ छोड़ देता है, मतलब पेड़ पौधों का कटाव, ये ऑप्शन में है। इसको आप पढ़ते हैं कहाँ, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण में, इकोलॉजी में आप इसको पढ़ते हैं ना। इकोलॉजी पढ़ के जाइएगा, नहीं तो ठेंगा बैठाएगा। इकोलॉजी कहीं नहीं लिखा है आपका सिलेबस में, नहीं समझे। इकोलॉजी आपको पढ़ना है बाबू, इकोलॉजी नहीं पढ़िएगा ना तो हो जाएगा झोलटंगवा, एक कोठो नहीं गिरेगा। वहां से कम बिना बोले कम से कम 8 से 10 नंबर का आपका एग्जाम में आएगा। इकोलॉजी में क्या पढ़ते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र एवं ऊर्जा, पर्यावरण में जीवमंडल, पदार्थों का चक्रीकरण, परिस्थिति में वनों का महत्व, बायोम सुने है ना, बायोम पढ़ना है, प्रदूषण पढ़ना है, जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी है ना, उसको पढ़ना है, वन्य जीव संरक्षण पढ़ना है, ओजोन क्षरण पढ़ना है, हरित गृह प्रवाह मतलब समझे, ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट, कार्बन व्यापार है ना, उसको पढ़ना है, पर्यावरण प्रबंधन भी पढ़ना है। और बिना पढ़े गए तो बोलिएगा सर सिलेबस में तो नहीं था, तो बोलेगा बेटा ईजीएस है, तुम क्यों नहीं पढ़ा, इसलिए क्यों आ गया है सचिवालय लिखने। समझ में आया, गड़बड़ है ना, उस समय गड़बड़ होगा। अपभ्रंश साहित्य का मुख्य रूप से 9वीं शताब्दी में मिलता है। अपभ्रंश साहित्य में स्वयंभू सबसे प्राचीन कवि माने जाते हैं। पूछेगा अपभ्रंश साहित्य के सबसे प्राचीन कवि कौन है, तो स्वयंभू है। हर हर शंभु करते थे ना, उस शंभु नहीं होता है, शंभु अपभ्रंश है। किसका अपभ्रंश है, स्वयंभू। पहले नाम होता तो स्वयंभू, लेकिन आदमी चगड़ाते हर हर शंभु कर दिया। स्वयंभू मतलब क्या होता है, जिनकी उत्पत्ति स्वयं हो, खुद से हो, स्वयंभू, जो अपना निर्माण खुद कर लिए हो, उन्हीं को हम लोग कहते हैं स्वयंभू। और अपभ्रंश लिखे हैं तो बता दे रहे, अपभ्रंश क्या हो जाएगा, हर हर शंभु। अब बार बार बोलिएगा शंभु। समझ में आया, बचिए इस सब चीज से, आपको कैसे सिखा रहे हैं सो देखिए। अपभ्रंश का अर्थ है गिरा हुआ। अपभ्रंश का क्या अर्थ है, गिरा हुआ, बिगड़ा हुआ। सर्वप्रथम अपभ्रंश शब्दों का प्रयोग आचार्य व्याडी ने किया था। बोलेगा कि सर्वप्रथम अपभ्रंश शब्दों का प्रयोग किसने किया, तो भाइयों और बहनों उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है आचार्य व्याडी। क्या नाम है,
आचार्य व्याडी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हमको नहीं लगता है आधा व से व्याडी एक शब्द सुने होगा, व्याघ्र सुने है ना। व्याघ्र संस्कृत शब्द है, अपभ्रंश उसका क्या है, बाघ। व्याघ्र बाघ। ठीक है, सीखते चलिए। इसके बाद महाभाष्यकार पतंजलि ने इस शब्द का प्रयोग किया है। इसके बाद इसका प्रयोग कौन किया है, वही जिसका आप लोग बिस्कुट खा जाते हैं, आई ड्रॉप आंख में लगा लेते हैं, बाल में तेल लगाते थे, पतंजलि। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे, योग दर्शन के जनक कौन थे, महर्षि पतंजलि। कौन थे, महर्षि पतंजलि। कौन थे, महर्षि पतंजलि। उन्होंने इसका प्रयोग किया है किस शब्द का, अपभ्रंश शब्द का। अपभ्रंश शब्द के जनक कौन थे, तो उसके जनक कौन थे, प्राचीन कौन थे, उनका नाम आचार्य व्याडी। क्या नाम था, व्याडी। और अपभ्रंश साहित्य का सबसे पहला कवि कौन थे, तो उनका क्या नाम था, स्वयंभू। क्या नाम था, स्वयंभू। याद करते चलिएगा, क्वेश्चन ऐसे मिलेगा आपको, और नहीं भी मिलेगा तो आप बच्चे तो नहीं रहे, आप लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं। ऐसे हम क्वेश्चन दिए हुए हैं आपको, क्वेश्चन जमा करके हम दे दिए हैं, लेकिन भी अगर कुछ नोट्स मिलता है तो आप उसको लिखते चलिए। एकदम मत बोलिए कि पीडीएफ दे दीजिए ना, पीडीएफ दे दीजिए ना, ये गलत बात है। आदमी कितना लिख के देगा रे तुमको, समझ में आया। कुछ बहुत हाथ पैर अपने भी चलाई, भगवान हाथ गोड़ काहे दिया है, चलाने के लिए। गोड़ को चलाइएगा तो पेट कम होगा, हाथ को चलाइएगा तो दिमाग बड़ा होगा। ठीक है, हाथ गोड़ चलाया कीजिए। खैनी बनाने समय काहे नहीं बोलते, काहे नहीं बना हुआ खैनी खा लेते हैं, बनाते नहीं हाथ को रगड़ रगड़ के, तब बुड़बक लोग हाँ बोलता है। भरत ने अपने नाट्य शास्त्र में, है ना, भरत मतलब कौन, भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में धनी श्वेतकेतु की सहायता। अच्छा देखिए यहाँ पर थोड़ा सा छुटा हुआ है, उसको मेंशन कर लीजिएगा, कोई बड़ा चीज नहीं छुटा हुआ है। भरत ने अपने नाट्य शास्त्र में, भरत मतलब कौन, भरत मुनि, जो आपको नाट्य शास्त्र के कौन थे, जनक थे, उनके बारे में कहा जा रहा है। भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में अपभ्रंश को अनेक नामों से पुकारा था, है ना। वो क्या नाम था, तो याद रखिएगा, वो नाम था संस्कृत, है ना, उसी नाम से पुकारा। देसी भाषा के नाम से पुकारा, विभ्रष्ट भाषा के नाम से पुकारा। ये जो ऊपर में देख रहे हैं ना, उधर का थोड़ा सा कट हो गया, क्या क्या नाम से पुकारे हैं, संस्कृत बोले हैं, संस्कृत बोले, उसके बाद देसी भाषा बोले हैं, विभ्रष्ट भाषा बोले हैं, साबर की भाषा बोले हैं, आभीर की भाषा बोले हैं, गुर्जर की भाषा बोले हैं। नहीं समझ में आएगा, सुनिए हम इसको आपको समझाते एक एक चीज को तोड़कर। जो भरत मुनि है, आपको सबसे पहले आपको क्या बताया गया, अपभ्रंश का शुरुआत कब हुआ, 9वीं शताब्दी में। सबसे प्राचीन कवि कौन हुए, स्वयंभू। अपभ्रंश का अर्थ क्या होता है, गिरा हुआ, बिगड़ा हुआ। अपभ्रंश के जो पहले आचार्य थे, जो अपभ्रंश शब्द का जो पहला प्रयोग किए, व्याडी। अपभ्रंश शब्द का जो जनककार वही हुए, समझे। उसके बाद उसका प्रयोग कौन किए, तो महर्षि पतंजलि। उसके बाद भरत मुनि का नाम आता है कि अपने नाट्य शास्त्र में अपभ्रंश को अनेक नाम से पुकारते हैं। सबसे पहले क्या बोलते हैं, संस्कृत। क्या बोलते हैं, संस्कृत। दूसरा क्या बोलते हैं, देसी भाषा। तीसरा क्या बोलते हैं, विभ्रष्ट भाषा, मतलब जो पूरी तरह से टूट गया हो, बिखर गया हो। तीसरा क्या बोलते हैं, साबर की भाषा। साबर की भाषा होता है ना, जैसे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोले, ये क्या है, संस्कृत का मंत्र है। लेकिन अब हमको संस्कृत बोलने नहीं आता है और भगवान का पूजा करना है, तो हम क्या बोले, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। कोई हर हर शंकर किया, ये अपना बोली से ना निकाले, उसी को साबर की भाषा बोलते हैं। ठीक है, आगे जो निकला वो है आभीर की भाषा। आभीर का व्याख्या समझिए। सबसे पहले एक जाति था, उसको यादव कहते थे। बाद के समय में जब कृष्ण भगवान जाने लगे ना, तो एक जाति था, उस जाति का नाम था अभीर। क्या नाम था, अभीर। और जो अभीर भाषा बोलते थे, कृष्ण भगवान के वंशज ही हैं वो लोग, जो अभीर लोग भाषा बोलते थे, उसको आभीर कहा गया। और वही अभीर आभीर 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 अहीर हो गया। नहीं समझे, वही आभीर क्या हो गया, अहीर हो गया। इतना जानने के लिए तुमको जिंदगी लग जाएगा, इतना समझने के लिए आपको जिंदगी लग जाएगा। एक पिक्चर आपको हम बताते हैं, आप लोग बोलते ना सर बहुत पिक्चर देखते, उस दिन हम वीडियो लाइव आए थे तो बताए थे, बोले थे। तो भैया सही बात है, पिक्चर बहुत देखते हैं, हमको बहुत मजा आता है, लेकिन सीखने जाते हैं पिक्चर से। हीरोइन को और उर्फी जावेद को देखने हम नहीं जाते, क्लियर कट बात। ठीक है, कार्तिकेय 2 आया था, साउथ इंडिया का मूवी, उसमें जाके देखिएगा, कंगन होता है और एक आभीर को देते हैं कृष्ण भगवान, और आभीर कहते हैं इसका हम रक्षा करेंगे, अगर कोई आया उसको हम दबोच लेंगे, मार देंगे। याद आया,
तो भैया आप देखे कुछ और, आप सांप देखे, ई देखे, सीटी बजाए निकल गए, हम कुछ और देख के आए थे। आज तक आप देखे थे? दिल पर हाथ रख के बताइएगा, नहीं देखे थे आप। समझ में आया? वहां से निकला है ये। दूसरा है गुर्जर की भाषा। जो जिस क्षेत्र में गुर्जर सबसे पहले रहते थे उसी को कहा जाता था गुर्जर राष्ट्र। क्या कहा जाता था? गुर्जर राष्ट्र, मतलब गुर्जरों का राष्ट्र। और वही गुर्जर सबसे बना गुज्जर। क्या बना? गुज्जर। और राष्ट्र बन गया रात, बन गया गुजरात। समझ में आ लो बाबू? टकला बुझा लो। हाँ, ध्यान रख दे सब चीज। अब तो हम लोग भाई भाई हुए, दोनों टकला हैं। हाँ, जो पहले वेट पटाई ना था तो 50-50 का, आधा तुम आधा हम वाला। हाँ, चलो ठीक है। देखिए, बाल चिल्ला के रखिएगा, आपके अंदर में ज्ञान का प्रवेश बहुत स्पीड होता है। सही बात है, हम सच्चाई बता रहे हैं। इसलिए मेरा मानना है, इसलिए हम 2002 से ही टकला है। क्या हो गया मेरा दुनिया में? क्या बिगड़ गया मेरा? कुछ नहीं बिगड़ा, मस्त है आप और व्यस्त भी हैं। अपभ्रंश में साहित्य रचना सर्वप्रथम वल्लभी के राजा धरासेन के शिलालेख में मिलता है। वल्लभी के राजा धरसेन के शिलालेख में मिलता है। अपभ्रंश साहित्य का रचना सबसे पहले किसकी, कौन राजा के अति में मिलता है? शिलालेख में। तो वल्लभी के राजा, क्या नाम था उसका? धरसेन। क्या नाम था? धरसेन। और याद रखिएगा, वल्लभी के जितने राजा थे ना, सब जैन धर्म को, जैनिज्म के फॉलोवर्स थे। इसीलिए आपको याद रखिएगा, वल्लभी में भी जैन संगति हुआ था। जैसे आप बौद्ध संगति करते हैं ना, तो बौद्ध संगति, आपको बौद्ध संगति में तो बहुत सारा आप राजा देख लिए, 4 गो राजा देख लिए। 5वां जो हुआ था हर्षवर्धन के काल में, उसको मान्यता नहीं मिला। लेकिन जैन जो संगति हुआ 2 गो हुआ था, उसमें आपको वल्लभी मिलेगा। नाम नहीं बताएंगे, पढ़ के आइएगा, मजा आएगा। आप दोनों का क्यों यहाँ पर जिक्र किया, याद रखिएगा। जो प्राकृत भाषा है ना, वो महावीर स्वामी की भाषा थी, और महावीर स्वामी को जो फॉलो करेंगे वो जैन है। और जो पाली भाषा है ना, वो किसका भाषा था? भगवान बुद्ध का भाषा था, संदेश देने का, उपदेश देने का भाषा था। ठीक है? तो जो फॉलो करेंगे वो लोग पाली फॉलो करेंगे। क्लियर है मेरा बात? समझ में आया मेरा बात? इसलिए हम यहां पर क्लियर किए, आगे जाके उसका काम मिलेगा। अपभ्रंश को उकार बहुला भाषा भी कहा जाता है। अपभ्रंश जो भाषा है उसको उकार बहुला भाषा कहा जाता है। अब बोलिएगा सर, उकार बहुला भाषा क्या होता है? हाँ, वो नहीं लगेगा आपको। छत्तीसगढ़ी में जो बोला जाता है वो गिरलो उठलो जो होता है ना, बोलता है वो लोग। हम लोग भी नागपुरी बोलते हैं, वो लोग भी बोलते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफर होता है। उसी को उकार बहुला भाषा बोला जाता है। ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ी का भाषा होता है उकार बहुला भाषा में। आगे है, हेमचंद्र ने देसी शब्द संग्रहों नाम से एक कोष, हेमचंद्र कौन? हेमचंद्र देसी शब्द संग्रहों नाम से एक कोष, मतलब वोकैबुलरी। वोकैबुलरी मतलब क्या? शब्दकोश। हाँ, एक कोष नागर अपभ्रंश में लिखा। कौन अपभ्रंश में लिखे? नागर। कौन सा अपभ्रंश में? नागर अपभ्रंश में लिखे, जिसे अपभ्रंश का व्याकरण कहा जाता है। आपको पूछा जाएगा भाइयों बहनों, बोलेगा अपभ्रंश का व्याकरण किसे कहते हैं? तो देसी शब्द संग्रह को कहते हैं। ये देसी शब्द संग्रह की रचना किसने की? हेमचंद्र ने की। हेमचंद्र ने देसी शब्द संग्रह की रचना किस अपभ्रंश में की? आपका जवाब होगा नागर अपभ्रंश में की। क्लियर? ऑल क्लियर? हेड एंड शोल्डर, क्लिनिक प्लस, सनसिल्क, समझ रहे हैं ना? हाँ, क्लियर रखिएगा, ऑल क्लियर। इसीलिए धीरे धीरे जा रहे हैं। अगर जो क्वेश्चन पीछे नहीं मिलेगा उसको आप खुद से लिखेंगे। थोड़ा मेहनत आप भी कीजिए। ये मेरा वीडियो यूट्यूब में जाएगा, वहां पर भी हम क्लियर कट आपको बता दे रहे हैं। मेहनत आपको खुद करना होगा। आप करे से बाप नहीं करे, ये कहावत हम लोग बचपन से सुने हैं। हमको खुद करना होगा। हम जब गाड़ी खरीदने के लिए पापा को बोले ना, पापा जी एगो बाइक खरीद दीजिए ना, कॉलेज जाने में दिक्कत होता है। बोला, पापा बोले कमाना बेटा तब तुम खरीदना, तब तुमको समझ आएगा। उस दिन के बाद पापा को हम कभी नहीं बोले, और खुद कमाए पैसा और खुद अपना गाड़ी खरीदे। क्या एवेंजर, केटीएम नहीं, पैशन प्रो, 1 नंबर गाड़ी। 1 तेल लीटर भरिए, 60-70 किलोमीटर जाइए। आप बाप का पैसा से केटीएम खरीदे होंगे। हम केटीएम, हमको खरीदने का ऑफर आया था, बोला कि किस्ती में ले लीजिए। हम बोले कि अपना कमाइए भैया, टायर भी घिसेगा तो दिल में दहल उत्पन्न होगा। अपना कमाई को हम ऐसे नहीं उड़ाएंगे, हमको पैशन प्रो ही दो। इसके बाद सीधे लेंगे वो गाड़ी, एकदम मस्त वाला गाड़ी लेंगे। फॉर्च्यूनर नहीं ले, फॉर्च्यूनर से भी हेवी आ रहा है वो, जिसमें गोड़ को आगे पसरा के बैठना है, गाड़ी अपने चलेगा, ड्राइवर नहीं रखना है। हाँ, जो भी है, टेस्ला वाला। तब आगे है,
तो बात समझे, कहने का मतलब है आप करे सो बाप नहीं करे, खुद करना होगा, हम आपका रास्ता दे। एक बात बताइए, अर्जुन का तीर कृष्ण भगवान चला रहे थे कहा? चला रहे थे कहा? कौन चला रहे थे? अर्जुन। रास्ता कौन दिखा रहे थे? कृष्ण। समझ में आया? हम केवल आपको रास्ता दिखा सकते हैं सर, पेन कलम तीर जो भी चलाना चलाइए, आप चलाइएगा, हम नहीं। ठीक है, रास्ता दिखाएंगे आपका, आपके जीवन का कृष्ण है हम, बस। राधा लोग इकट्ठो है, शादी हो गया मेरा। अपभ्रंश के प्रमुख कवि कौन है? अपभ्रंश के जो प्रमुख कवि है उनका नाम है स्वयंभू। नाम सुने होंगे, हर हर शंभु, सुने ना? जिनकी उत्पत्ति खुद से हो जाए उसको स्वयंभू कहते हैं। एग्जाम में आ जाएगा तो बताइएगा। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में, शंकर भगवान का एक नाम स्वयंभू भी है और उसी का भ्रंश शंभू भी है। आगे चलते हैं। स्वयंभू अपभ्रंश के सर्वप्रथम महाकवि हैं। इनका समय था 9वीं शताब्दी। आप इसको पहले भी पढ़े। इनकी 3 रचनाएं मिलती है। पहला रचना जो है वो है पौम चरिव। क्या नाम है? पौम चरिव। दूसरा क्या है? रिट्टेनी मिचरिव। क्या है? रिट्टेनी मिचरिव। और तीसरा क्या है? स्वयंभू छंद। कौन है? स्वयंभू छंद। आगे जो लिखा हुआ है भाइयों बहनों, उनका नाम है पुष्पदंत। क्या नाम है? पुष्पदंत। ये नाम सुन के आपको याद आ रहा है, हम लोग जब छोटे थे ना तो 2 बुक मिलता था मार्केट में, हर महीना आता था। एक बुक का नाम था नन्हे सम्राट और एगो का नाम था नंदन। दोनों कहानी का किताब हुआ करता था। और जब हम पहले तो गांव में रहते थे, कुर्गी स्कूल में पढ़ते, तो बोरा बिछा के, जैसे तुम बैठे हुए हो, बोरा बिछा के पढ़ते थे, बोरा बिछा के पढ़ते थे। 8 क्लास तक उधरे पढ़े। तब जब आते थे ना यहाँ बजरा जब आते थे, पापा मम्मी लोग सब यही रहते थे। हमको गांव में छोड़ दिया था, खेती बाड़ी हम ही करवाते थे, खाते भी थे और कुर्गी स्कूल जाते भी थे। अब बाकी लोग सब रांची में रहता था, मेरा खेती खाता था सब, समझ लीजिए। पाटा कुछ मजाक नहीं कर रहे, अब पता कर लीजिए, वहाँ खेती बाड़ी सब हम करते थे, करवाते थे, गाय बैल सब देखते थे। तो यहाँ आते थे तो नंदन और जो नन्हे सम्राट का जो बुक है ना, उसको हम खरीदने यहाँ से मेट्रो गली पैदल जाते थे। और मेट्रो गली से खरीद के आते थे, 15-15 रुपया दाम होता था। और उसी में ये सब नाम मिलता था। जो आप नाम देखे ना अभी, ये पुष्पदंत, अचानक में याद आ गया, ये पुष्पदंत जो नाम रहता था ना, वो हमेशा खरगोश का नाम होता था। काहे कि खरगोश का दांत जो होता है ना, फूल के जैसा होता था और चोख होता था और बाहर निकला रहता था, इसलिए पुष्पदंत मतलब या तो खरगोश या फिर नाग सांप। मैंने सम्राट जो पढ़े होंगे, अगर जो वीडियो देख रहे होंगे उनको पता होगा ये बात। और उसके बाद तो नागराज, कोबी, भेड़िया, सब कहानी पढ़े हुए हैं। उसका बहुत क्रेज था। अब कहाँ रहे? अब तो तुम लोग पबजी में घुलल है। पबजी खेलते खेलते 4 गो भारत रत्न पाकिस्तान से आ गया है। एक भाई भारत रत्न लेके अपने साथ कुछ और 4 गो लेते हैं ये भारत रत्न। अब अपभ्रंश के दूसरे कवि पुष्पदंत हैं। इनका समय था कब का? तो इनका समय है बाबू 10वीं शताब्दी का। इनकी 3 रचनाएं मिलती हैं, महापुराण, नय कुमार चरिव और जसहर चरिव। क्या है? चरिव। अरे भैया, चरिव मतलब होता है चरित्र। क्या होता है? चरित्र। और उसी को नागपुरी में चरित्र तोर तो सुधरले न खोरे, चरित्र बोलते हैं। तोर चरित्र के देखने पहले, वो अपभ्रंश में हमारे यहाँ ये आता है। तो ये जहाँ के होंगे, मतलब अवधि ब्रज होगा, तो वहाँ उसको चरिव कहा जाता है। आगे है घनपाल। घनपाल अपभ्रंश के तीसरे कवि हैं। इनकी रचना भविष्यत कहा। क्या है? भविष्यत कहा है। क्या नाम है इसका? भविष्यत कहा है। यह ग्रंथ सबसे पहले याकोवी को मिला। यह ग्रंथ सबसे पहले किनको मिला है? तो उनका नाम है याकोवी। क्या नाम है? याकोवी। कोबी भेड़िया नहीं, कोबी भेड़िया जो था ना, उसका गुरु का नाम था क्या? याद कीजिए। और हीरोइन का नाम था जेन, जिसके लिए लड़ता था दोनों। याकोवी था ना। फूजो बाबा नाम था उन लोग का गुरु का, फूजो बाबा, चाइना टाइप का दिखता था। और हीरोइन भी चाइनीजे थी जिसका नाम जेन था। हाँ, सामान्यतः अपभ्रंश को अवहट भी कहा जाता है। कभी कभी अपभ्रंश को हम लोग क्या कहते हैं? अवहट। ये प्रश्न आ चुका है। जो अभी आप पढ़े ना, जो कवि का 3 गो, वो नहीं आया हुआ है, लेकिन मेरा था तो हम पढ़ा दिए भाई। हो सके आ जाएगा तो आप बोलिएगा ना, क्या पढ़ाया सर, अभी नहीं किया, इसीलिए पढ़ा दिए। आपको बता दें, ये आया हुआ है। अपभ्रंश को अन्य किस नाम से जाना जाता है? अवहट। ऐसे अपभ्रंश को भरत मुनि के अनुसार कितने नाम से जाना जाता है? तो अभी आप पढ़े थे, संस्कृत, देसी भाषा, विभ्रष्ट भाषा, साबर की भाषा, आभीर की भाषा, गुर्जर की भाषा, पढ़े थे ना सर? ठीक। आगे
सामान्यतः अपभ्रंश को अवहट्ट कहा जाता है। वर्ण रत्नाकर के रचयिता ज्योतिश्वर ठाकुर ने अपभ्रंश के लिए अवहट्ट संज्ञा का प्रयोग किया है। विद्यापति ने कीर्तिलता की भाषा को अवहट्ट भाषा कहा है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण में दामोदर शर्मा ने कौशल की भाषा को अभ्रष्ट भाषा कहा है। संदेश राशक के कवि अदहमान अब्दुल्ला रहमान ने अवहट्ट भाषा के कवियों का उल्लेख किया है। अवहट्ट का काल सन 900 ईस्वी से 1100 ईस्वी तक माना जाता है। अवहट्ट का प्रयोग साहित्य में 14वीं शताब्दी तक हुआ। ये तो रीडिंग डालना हुआ ना, रीडिंग नहीं डालना है, आपको समझाना है। अपभ्रंश क्या है? अवहट्ट है। वर्ण रत्नाकर के रचयिता कौन है? ज्योतिश्वर ठाकुर है। जिसको क्या कहा गया, वो लिखे किस में थे? अपभ्रंश में लिखे थे, लेकिन अवहट्ट संज्ञा का प्रयोग किए थे। मतलब अपभ्रंश की जगह में हर जगह क्या बोले हुए हैं? अवहट्ट। विद्यापति कीर्तिलता की भाषा को अवहट्ट की भाषा बोले हैं। ठीक है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण में दामोदर शर्मा ने कौशल की भाषा को अपभ्रष्ट भाषा कहा। कौशल मतलब कौन कौशल? कौशल मतलब कौशल के राजा थे प्रसेनजीत, याद आ रहा है? भगवान बुद्ध के समय उनके मित्र थे। वो कौशल महाजनपद है, उसके बारे में बोला जा रहा है। श्रावस्ती कौशल, याद आ रहा है? हाँ, वहां का बात हो रहा है बाबू। संदेश राशक के कवि अदहमान, जिनको कहा गया क्या? अब्दुल रहमान ने अवहट्ट के भाषा के कवियों का उल्लेख किया है। अवहट्ट का काल सन 900 ईस्वी से 1100 ईस्वी तक का माना जाता है। कब से कब तक का माना जाता है? 900 से 1100 ईस्वी तक का माना जाता है। अवहट्ट का प्रयोग साहित्य में 14वीं शताब्दी तक हुआ। कब तक हुआ? 14वीं शताब्दी तक हुआ। आपको ऐसे बोल सकता है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ऊपर का नहीं आया हुआ है। जो आप पढ़े ना उसके खंड में अवहट्ट के बारे में, वो एगो आया है और ये लास्ट वाला आया है, ये आया हुआ है। अवहट्ट का प्रयोग नहीं है, लेकिन वहां पर लिखा हुआ था अपभ्रंश का प्रयोग। अपभ्रंश का प्रयोग कब तक हुआ है? तो 14वीं शताब्दी में। तो अवहट्ट अपभ्रंश वही है, इसलिए आपको हम बता दे रहे हैं। अवहट्ट पूछेगा तो भी 14वीं, अपभ्रंश पूछेगा तो भी 14वीं। कोई दिक्कत? अगला है आपका पुरानी हिंदी। पुरानी हिंदी की चर्चा सर्वप्रथम चंद्र शर्मा गुलेरी ने की थी। किसने की थी बाबू? याद रखिएगा, किसने की थी? चंद्र शर्मा गुलेरी ने। इस बात को एकदम कंठस्थ रखिएगा, काहे कि आप हिंदी के बारे में पढ़ रहे हैं। एग्जाम हिंदी व्याकरण बोला है तो यहाँ पर से आता है प्रश्न, ऐसे तो ये आया हुआ नहीं है, कभी हम देखे नहीं है। जो आया हुआ है उसी में हाँ बोलेंगे, नहीं आया हुआ फिर भी आपको पढ़ना है। क्यों? तो आया हुआ क्वेश्चन ही नहीं आता, जो नहीं आया वो लोग भी आते हैं। क्या लिखे? पुरानी हिंदी की चर्चा सर्वप्रथम चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने की है। याद है? चंद्रकांता की कहानी बड़ी लगती है पुरानी। उसका जो डायरेक्टर थे उनका नाम था नीरजा गुलेरी। क्या नाम था? नीरजा गुलेरी, इसीलिए याद आया चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अपभ्रंश साहित्य को पुरानी हिंदी राहुल सांकृत्यायन ने अपने शोध हिंदी काव्यधारा में कहा है। अपभ्रंश साहित्य को, जो अपभ्रंश साहित्य है ना, उसको पुरानी हिंदी कौन बोले हैं? तो राहुल सांकृत्यायन। और कहाँ बोले? हिंदी काव्यधारा में बोले हैं। नोट डाउन कर लीजिएगा, ऐसे नहीं आया हुआ है, लेकिन जानकारी रखना बहुत जरूरी है। कोई बोलेगा अपभ्रंश साहित्य को पुरानी हिंदी किसने कहा? राहुल सांकृत्यायन ने कहा। कहाँ कहा? तो अपना रिसर्च पेपर हिंदी काव्यधारा में। चंद्रधर शर्मा गुलेरी के अनुसार विक्रम की 7वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी तक अपभ्रंश की प्रधानता रही और फिर वही पुरानी हिंदी में परिवर्तित हो गई। आगे है, ये सब नहीं आता है। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार अपभ्रंश और पुरानी हिंदी में केवल शब्दावली का अंतर है। अपभ्रंश में तद्भव तत्शब्दों का प्रयोग हुआ है और हिंदी में तत्सम। उनका कहना है कि जो अपभ्रंश है उसमें तद्भव शब्द का प्रयोग हुआ है और हिंदी में किसका प्रयोग हुआ है? तत्सम शब्द का प्रयोग हुआ है। आगे है आपका भाषा परिवार। विश्व की 3000 भाषाओं को 12 भाषा परिवारों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 12 भाषा परिवारों में बांटा गया है, जिसमें पहला जो है वो है भारोपीय। कौन है? भारोपीय। हमारा नागपुरी भी आता है भारोपीय में, हमारा नागपुरी हिंदी भी आता है किस में? भारोपीय में। उसके बाद है द्रविड़। द्रविड़ में कौन आता है? कुड़ुक और मल्तो, याद आ रहा है ना। उसके बाद आता है चीनी तिब्बती, वही चाइना साइड का मणिपुरी उनिपुरी आ जाएगा थोड़ा सा। सेमेटिक है, हेमेटिक है, आग्नेय। आग्नेय में आता है मुंडारी, आता है ना मुंडारी। संथाली आता है ना।
उसके बाद यूराल, अल्टाइक, बांटू, अमेरिकी, काकेसस, सूडानी और बुशमैन। काकेसस सबसे सुंदर बाल दुनिया में कहाँ के लोगों का होता है? तो काकेसस है ना, क्षेत्र है वहाँ के। ऐसे अगर इसको आप देखिएगा ना थोड़ा सा, जैसे इसको बांटे तो हमारे यहाँ 4 भाषा को लिए, 4 गो को लिया गया है। इसी में से ध्यान रखिएगा, 4 गो को लिया गया है। किसको किसको लिया गया आपको बताते हैं। सबसे पहले तो भारोपीय को ले लीजिए। भारोपीय भारत में कितना परसेंट चलता है? तो 73%। याद रखिएगा, प्रतिशत बता दे रहे हैं, नोट डाउन कर लीजिएगा, 73%। उसके बाद याद रखिएगा द्रविड़। द्रविड़ का हो जाता है आपको 25%। कितना हो जाता है आपको? 25%। उसके बाद चले जाइएगा आप ऑस्ट्रिक के तरफ। किधर चल जाइएगा? ऑस्ट्रिक के तरफ। जब ऑस्ट्रिक के तरफ जाइएगा तो वो मिलेगा आपको, ऑस्ट्रिक मतलब आग्नेय क्षेत्र, समझे? वो हो जाएगा आपको कितना? 1.3% के आसपास में। उसके बाद चले जाइएगा चीनी तिब्बती, आप देख रहे हैं ना, तो इसका प्रतिशत हो जाता है बाबू, ज़्यादा नहीं होता है, 0.7%। इतने परसेंट के लोग बोलते हैं इस भाषा को। कहने का मतलब भारतीय बोलने वाले 73% है, द्रविड़ का भाषा बोलने वाले नहीं, मतलब भारतीय भाषा के अंतर्गत 73% भाषा आता है, द्रविड़ के अंतर्गत 25 आता है, आग्नेय के अंतर्गत 1.3 आता है, और ये तिब्बती, चीनी तिब्बती के अंतर्गत 0.7 आता है। ये चीज़ को ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा काम देगा आपको। 4 भाग में बटा हुआ है, इसीलिए आपको हम बताएं आगे। तो सबसे पहले भारत की भाषाओं को 2 परिवार में बांटा जाता है, जो लिखा हुआ है इस बुक में, जो कि बिल्कुल क्या है? गोलोथ है। क्या है? गोलोथ है। याद रखिएगा, भारतीय द्रविड़, उसके बाद क्या आएगा? ऑस्ट्रिक। क्या आएगा आपका? ऑस्ट्रिक। और उसके बाद क्या आएगा? चीनी तिब्बती, जो आप देखे वहां पर भैया। तो फिर वो जो पूर्वोत्तर भारत में मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड वाले कहाँ जाएंगे? उनका ये लोग से मैच करता है चीनी तिब्बती से। आग्नेय मतलब क्या हो जाएगा? इधर मुंडारी उंडारी कुछ कुछ भाषा आता है, संथाली उंथाली, उसी के वर्ग में आता है। कुड़ुक में कौन आता है? कुड़ुक आता है आपका द्रविड़ में। माल पहाड़िया का भाषा, सौरिया पहाड़ी का भाषा मल, तो वो भी आता है द्रविड़ में। आपको जनजाति पढ़ा है ना, तो याद रखिएगा, ये 2 गो नहीं होगा, कै गो होगा? 4 गो। जो हम बता रहे हैं उसको आप ध्यान दीजिए। भारोपीय, इस परिवार के अंतर्गत आने वाली भारत की भाषाओं को भारतीय आर्य भाषा भी कहा जाता है, जिनमें से प्रमुख है हिंदी, नागपुरी, बांग्ला, पंजाबी, गुजराती, मराठी, असमिया, सिंधी, उड़िया, कश्मीरी, पंचपरगनिया, खोरठा। ये सब जितना है ना लैंग्वेज जो आया हुआ है अभी, जो पढ़े खोरठा, वो भी उसी में आएगा, भारोपीय में आएगा। पंचपरगनिया जो तमाड़ साइड बोला जाता है वो भी आएगा उसी में। उसके बाद है द्रविड़, इस परिवार की प्रमुख भाषा है। तो सबसे पहले कुड़ुक को मारो, और माल पहाड़िया का भाषा मलतो को मारो। उसके बाद तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम। तभी ना कन्नड़ से मैच करता है हमारा कुड़ुक। बताया था ना कहानी, उराव जनजाति का वीडियो देखिए, समझ में आ जाएगा आपको क्या बोलना चाह रहे हैं हम। उसके बाद है भैया हिंदी का नामकरण और प्रचार। हिंदी शब्द का मूल है हिंदी, मूल रूप है हिंदी। ईरान में हिंद इक प्रत्यय जोड़कर हिंदिक, इसके बाद हिंदिक शब्द बना। कालांतर में अंतिम व्यंजन का लोप हो गया, तब हिंदी शब्द बना। नहीं समझे? थोड़ा सा समझते हैं, इसको छोटा कर लेते हैं। हिंदी शब्द का मूल रूप है हिंदी। हिंदी शब्द का मूल रूप क्या है? हिंदी। ईरानी काल में, ईरानी काल मतलब का, जब आक्रमणकारी हमारे तरफ आते थे। कब आया था वो आक्रमणकारी? सुबह में पढ़ा है नादिर शाह के बारे में, जो 1738 और 39 के बीच में आया, जो आपके तख्ते ताउस मयूर सिंहासन जिनको बोला जाता, लूट के ले गया मोहम्मद शाह से। ईरानी आक्रमण हुआ कि नहीं? अरे भैया जब वो आएगा तो एक दिन रुकेगा, हाँ पूरा रुकेगा तो यहाँ का विधि व्यवस्था भी गड़बड़ाएगा और सांस्कृतिक लेन देन भी करके जाएगा। समझ में आया मेरा बात? हाँ, तो ईरानी काल में हिंदी एक प्रत्यय जोड़कर हिंदिक बनाया गया। क्या बनाया गया? हिंदिक। और बाद में वही क्या हो गया? हिंदिक। और कालांतर में व्यंजन का क्या हो गया? अंतिम व्यंजन। अंतिम व्यंजन मतलब कौन वाला? हई वाला, ग में हलंत वाला, उसका क्या हो गया? लोप हो गया और इका बन गया हिंदी। ईरान से हिंदी और हिंदी शब्द अन्य देशों में जैसे अरब, मिस्र, सीरिया आदि के साहित्य में प्रयोग हुआ है। ईरान में हिंदी शब्द और अन्य देश जैसे अरब, मिस्र में भी इसका प्रयोग हुआ। मिस्र ऐसे नहीं लिखते हैं, ये बिल्कुल गलत है। मिस्र ऐसे लिखते हैं, बुक में बहुत सारा मिस्टेक होता है जो हम सुधार कर देते हैं। मिस्र जो है, पिरामिड कहाँ पाए जाते हैं? पिरामिडों का देश किसे कहते हैं? मिस्र को कहते हैं। दुनिया की सबसे लंबी नदी नील किसके किनारे, मतलब उसके किनारे कौन है? मिस्र है। कौन है? मिस्र है ना।
तूते खामेन नाम सुने होंगे, तूते खामेन का नहीं सुने हैं तो जीएस कमजोर है। कुछ कुछ खाया पिया कीजिए घर में, आप भी कमजोर लग रहे हैं। आप लोग को नहीं बोल रहा है, भीतरे वाला लोग को। तूते खामेन बताएं हम। ग्रीक साहित्य में हिंद को इंडिया या इंडिका कहा गया, जिसे इंडिया का जन्म हुआ। जैसे मेगास्थनीज जब यहाँ पर आया हेलेना के साथ, हेलेना कौन थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी थी, जो एक झलक में प्यार कर बैठा था, जिसके बदले में बधू मूल्य चुकाता है 500 हाथी। वो 500 हाथी कहाँ से गया था? तो झारखंड से गया था। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो मेरा गुप्त काल नहीं मौर्य काल और झारखंड पढ़ लीजिएगा, वीडियो जाके देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा हम क्या बोले। खाना हेलेना जब आती है तो हेलेना तो वहां पर क्या बोली? समझ गए? और चंद्रगुप्त बोल रहा होगा हम तुमसे प्यार करते होगी। बात समझ में आ रहा है? वो क्या बोलते होंगे, ये क्या बोलती होगी? मजाक कर रहे हैं, सेंस अलग है ना। ध्यान दीजिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य हमारे बहुत बड़े सम्राट है ना। लड़की लोग ऐसे जनरली इधर होता है, इसलिए बोले, गलत मत मानिएगा उसको। तो कहने का मतलब क्या है? तो कहने का मतलब यही है बाबू कि ध्यान रखिएगा, वो क्या हुआ? द्विभाषिया को लाया गया। द्विभाषिया कौन था? मेगास्थनीज, जो दोनों के बीच में बैठता था। बोलती थी वाटर, दिलाता था पानी। वो बोलती थी फ्लावर, ती देता था फूल। ये बोलती थी अहम गृहम गच्छामि, मैं घर जा रहा हूँ। तो बोलती थी एहम कानून, मतलब समझ रहे हैं? द्विभाषिया का काम करता था कौन? मेगास्थनीज। और जब मेगास्थनीज आया तो उसको बताया गया भारत का नाम इंडिया, हिंदिया हिंदिया। तो क्या कर दिया? इंडिया इंडिया कुछ नहीं बोल पाया। क्या बोला? इंडिका। क्या बोला? इंडिका। ठीक है। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य को कभी चंद्रगुप्त मौर्य नहीं बोल पाया, क्या बोला? सैंड्रोकोटस या फिर एंड्रोकोटस। तो हम लोग भी कम नहीं थे। सिकंदर भारत आया, सिकंदर का नाम सिकंदर नहीं था, अलेक्जेंडर था। हम लोग कोनो कम थे का? तुम मेरा नाम बिगाड़ेगा, तुमको हम छोड़ेंगे। अलेक्जेंडर को हम लोग बोले छुछुंदर नहीं बोले थे, सिकंदर। क्या बोले थे? सिकंदर। अलेक्जेंडर हम लोग नहीं बोल पाते। मेरी जो नानी थी, चली गई दुनिया से, जहां भी रहे रानी बन के रहे स्वर्ग में, वो हमको कभी बबलू नहीं बोल पाई, हमेशा बगलू बोलती थी, बगलू। तो हम जान गए कि इसका टंग में मतलब बोल नहीं पाते थे पुराने लोग। तब उसको हम बुलवाते थे यूकेलिप्टस, बोलो तो तू 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 करते रहते थे, लेकिन यूकेलिप्टस वो बोल नहीं पाती थी। और जान के उसको परेशान करते थे, इरिटेट करते थे, लेकिन हमसे गुस्सा नहीं होती थी। बाकी लोग को तो छोलनी चला के मारती थी, देती थी दमादम। मेरी नानी का एक खासियत था, वो साफी नहीं पकड़ती थी। साफी जो आप खाना उतारने के लिए, चढ़ाने के लिए करते हैं ना, मेरी नानी को आज तक हम साफी पकड़ते हुए नहीं देखे। ऐसे पकड़ी डेगची को और ऐसे मार पसा देती थी। मतलब काम करते करते हाथ पूरा मजबूत हो गया था, ऐसे ही पसा देती थी। जो आग को आप लोग चिमटा लेकर पकड़ते हैं, उसको ऐसे ही पकड़ के भीतर घुसाती थी, चाहे बाहर निकालती थी। वो बरी उरी पकाते थे। शिमला ककरिया मेरा नानी घर है, तो उड़ीद का बरी बहुत बनता है उधर। तो हम लोग जो भी खाते थे ना, आग में पका के खाते थे। आग में पकाते थे तो बरी उरी खूब पकता था। तो बरी को जैसे खाने से पहले ही बरी बनता था, बरी बना हुआ रहता था, उसको पकाते थे और टमाटर के साथ गेंज गांज के उसको खाते थे, बहुत मजा आता। आपका चौमिन चिल्ली वही जगह फेल, वो हम लोग का छोटा चिल्ली है, जिसको आग में पका के हम लोग खाते थे, वो चिल्ली को, समझे? खाया कभी वैसा जला के? नहीं खाया वैसा। बरी को आग में पकाइए, टमाटर में पकाइए, लाल मिर्चा को पकाइए, थोड़ा सा तेल दीजिए, लहसुन दीजिए, प्याज दीजिए, गेजट दीजिए, और उसके बाद चालू हो जाइए। माँ जो आपका रहता है ना बासी भात, और उधर वो चटनी को रखिए, और को प्याज को मिर्चा को, देखिए सब फेल। वहाँ पर होटल ताज का सब व्यंजन खत्म। वो जो शरीर में लगेगा, और उसके बाद जो नींद आएगा मत कहिए। घोड़ा से बांध के भी घसीटेगा तो नींद नहीं खुलेगा आपका, ऐसा नींद आता, बहुत मजा। तब तुम लोग जंगल में रहबे नहीं किया, कहाँ जाने का तुम लोग? चिल्ली खा के तो बड़ा हो रहा है। ग्रीक साहित्य में हिंद को इंडिया या इंडिका कहा गया, जिससे इंडिया का जन्म हुआ। भारतीय मुसलमान फारसी लेखकों द्वारा हिंदवी शब्द का प्रयोग किया गया। भारतीय लेखकों द्वारा हिंदी शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, आगे चलेंगे, आगे जाएंगे। फारसी कवि औफी ने 1228 में, फारसी कवि क्या नाम है? औफी ने 1228 ईस्वी में हिंदवी शब्द का प्रयोग किया है। इसके बाद अमीर खुसरो ने खालिक बारी में हिंदी या हिंदवी या हिंदुई नाम दिया है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन जीएस का है। ये जो आप देखें ना, फारसी कवि औफी ने 1228 में हिंदवी शब्द का प्रथम प्रयोग किया है। ठीक है, किया है, लेकिन इनसे क्वेश्चन नहीं आता, अमीर खुसरो से आता है कि हिंदवी नाम किसने दिया था हिंदी को। तो याद रखिएगा, अमीर खुसरो। ऊपर वाला नहीं आता है, जो ऊपर के लिए बोल रहे हैं ना, ऊपर का आंसर नीचे है। बोला जा रहा है ना, हिंदवी शब्द का सबसे पहले प्रयोग कौन किए? औफी। कौन किए हैं? औफी। तो भैया उनको धरा दी हम लोग टॉफी, और बोले कि भैया आप खाइए टॉफी। हम लोग पढ़ेंगे क्या? अमीर खुसरो ने खालिक बारी में, किस में? खालिक बारी में
ना हिंदी को हिंदी या हिंदवी या हिंदुई नाम दिया है। जो अमीर खुसरो थे ना, उनकी मम्मी जो थी ब्राह्मण थी, शायद पिता ब्राह्मण थे, मम्मी थी। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के पटियाला में इनका जन्म हुआ। बहुत बार पूछता अमीर खुसरो के बारे में, कव्वाली के जनक कौन थे, अमीर खुसरो। तबला के जनक कौन थे, अमीर खुसरो। तोतिए हिंद किन्हें कहा जाता, अमीर खुसरो। इनके गुरु का क्या नाम था, निजामुद्दीन औलिया, जिसके ऊपर में वो गाना था कुन फाया कुन फाया कुन फाया कुन, गाना सुने होंगे। वही पिक्चर जिसमें नाम था या गाना गा रहा था, क्या नाम था रे पिक्चर, रॉक स्टार, रणबीर कपूर। उसके बाद तो फिर गूंगा हो जाता है ना, इतना चिल्लाता है रॉक उसमें, बर्फी में। और या के जगह क्या करता है, वो अब करते रहता था। लेकिन पिक्चर बहुत अच्छा था उसका। पिक्चर हम इसलिए नहीं देखते हैं ना, नहीं बोलता है वो, कुछ का उसके स्टेटमेंट हमको अच्छा नहीं लगा। जैसे बोला हम मगरमच्छ खाते हैं, अरे भैया, वो बोला कि हमको सबसे अच्छा मगरमच्छ का मीट लगता है। अब मगरमच्छ भी कोई खाने वाला चीज़ है? हाँ, दुनिया में कहाँ कम पड़ गया जो सब खा रहा है, तुम पागला। गिलक्राइस्ट ने पूर्वी हिंदवी को शुद्ध हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी को मिश्रित हिंदुस्तानी हेड ने कहा था। देखिएगा, गिलक्राइस्ट से पूर्वी हिंदी को शुद्ध हिंदुस्तानी और हिंदुस्तानी को मिश्रित हिंदुस्तानी हेड ने कहा था। गिलक्राइस्ट से पूर्वी हिंदी को शुद्ध हिंदुस्तानी, है ना, गिलक्राइस्ट से पूर्वी हिंदी को शुद्ध हिंदुस्तानी कहा गया और हिंदुस्तानी को मिश्रित हिंदुस्तानी हेड ने कहा था। मतलब इसका जो रचना है, इतना बात जो कहने वाले हैं, उनका नाम क्या है, हेड। 1800 ईस्वी में कोलकाता के फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई, जिसमें गिलक्राइस्ट को हिंदुस्तानी विभाग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। गिलक्राइस्ट को क्या किया गया, अध्यक्ष बनाया गया। कहाँ, फोर्ट विलियम कॉलेज। घूमने गए हैं कभी कोलकाता? फोर्ट विलियम बड़का सा बाज या चील बना हुआ, हम कभी गए नहीं, फोटो वोटो देखे हैं। याद रखिएगा, एगो हम लोग का कैप्टन, एगो हम लोग का खिलाड़ी था क्रिकेट में, उसका नाम था गिलक्रिस्ट, और एडम गिलक्रिस्ट। धोनी उससे बहुत प्रभावित था। वो शायद पीछे में कीपिंग करता था, तो धोनी अपना आदर्श उसी को मानते थे। धोनी मानते थे कि हम जब खेलेंगे तो गिलक्रिस्ट की तरह कैच लेंगे, या फिर देखिएगा धोनी सबसे ज़्यादा आउट पीछे से कर देते हैं, उनका खासियत है, एक खासियत है उसका, ध्यान दीजिएगा। लल्लू लाल ने, क्या नाम है, लल्लू लाल ने प्रेम सागर 1803 ईस्वी, सदल मिश्र ने नासिकोप्तोपाख्यान तथा रामचरित में हिंदवी शैली का प्रयोग किया, जिसे खड़ी बोली कहा गया। हिंदवी शैली को खड़ी बोली कहा गया, इसलिए खड़ी हिंदी कहते हैं। खड़ी हिंदी किसको बोलते हैं, मैं आ रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, सुन रहे हैं ना। हाँ, हिंदी का दक्षिण भारत में प्रचलन दक्षिण में मुसलमान शासकों अलाउद्दीन खिलजी के विजय के कारण पड़ा। अलाउद्दीन खिलजी मतलब क्या, दक्षिण भारत में गया था विजयनगर साम्राज्य में आक्रमण करने, और जब करने जा रहा था उसी समय का है ये बात, और उसी के समय ये भाषा उधर गया। हरिहर बुक्का, याद आ रहा होगा आपको हरिहर बुक्का का नाम, हरिहर बुक्का याद कीजिए, विजयनगर साम्राज्य याद आ रहा है ना, संगम काल जिसको कहा गया बाद के समय में, है ना, आगे है। बीजापुर के शासकों ने भी दक्षिणी भाषा हिंदवी को राजभाषा के रूप में प्रयोग किया। पेशवा, सिंधिया तथा होलकर जैसे मराठी पेशकारों ने भी अपने राज का कार्य हिंदी भाषा में किया। तो अक्सर पूछता है एग्जामिनेशन में कि मुगलों की राजकीय भाषा क्या थी, तो फारसी। क्या था, फारसी। गुप्तों की राजकीय भाषा क्या थी, तो संस्कृत। क्या थी, संस्कृत। तो आपको वैसे पूछ सकता है कि पेशवा, हिंदी, होलकर मतलब मराठा सम्राट शिवाजी वाला जो पेशवा, उस पर देखते हैं बाजीराव द्वितीय प्रथम जो देखते हैं, उनमें क्या था, हिंदी। अभिनव लोग चिल्लाता है कि मराठी बोलेंगे, लेकिन पहले राजकीय भाषा क्या था, हिंदी था। बीजापुर समझ रहे, कर्नाटक के क्षेत्र में भी क्या था, हिंदी। अभी हिंदी का बोर्ड अगर वहाँ पर लगा हुआ था, एक बार वहाँ पर भी, यहाँ कर्नाटक का बेंगलुरु या मंगलोर में लगा हिंदी का बोर्ड, रेलवे स्टेशन पर मंगलोर लिख दिया तो तोड़ फोड़ के फेंक दिया कि यहाँ कन्नड़ में लिखाएगा चाहे इंग्लिश में लिखाएगा, कन्नड़ और इंग्लिश लिखिए, हिंदी नॉट अलाउड। अभी आप सुने होंगे हिंदी लेकर मारपीट भी होते रहता है बहुत जगह पर। ना आप जाएं ना भेजी बतियां लिखकर अमीर खुसरो ने हिंदी की बुनियाद रखी। ना आप जाएं ना भेजी बतियां, अकबर के दरबारी कवि गंग के चंद छंद वर्णन की महिमा नामक ग्रंथ में खड़ी बोली गद्य के दर्शन प्राप्त होते हैं। औरंगजेब की पुत्री जेबू निशा हिंदी में कविता लिखती थी। औरंगजेब की कौन सी पुत्री हिंदी में कविता लिखती थी, क्या नाम थी, जेबू निशा। क्या नाम था, जेबू निशा। तो इम्पोर्टेंट उतना नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। यहाँ से कोई प्रश्न आज तक हम देखे नहीं है, सिर्फ एक प्रश्न हम देखे हुए हैं जो आपको एग्जाम में आया हुआ है
कि जो आप हिंदवी शब्द का सबसे पहले प्रयोग ठीक है कौन किए, ऑफी। अगर ऑफी नहीं रहेगा तो मारिएगा टॉफी में, मतलब अमीर खुसरो में। ये आया हुआ, बाकी नहीं आया हुआ, क्लियर कट। लेकिन मेरा काम है आपको पढ़ाना, इसलिए हम आपको बता दे रहे हैं कि बुक में है, बहुत सारे बुक में, एक बुक में नहीं, बहुत सारे बुक में, इसलिए पढ़िए। अब पढ़ेंगे भैया हम लोग क्या, संविधान में हिंदी। संविधान जानते हैं ना हमारा संविधान। संविधान में हिंदी 14 सितंबर 1949 ईस्वी को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया। तारीख कितना था बाबू, 14 सितंबर ईस्वी कितना था बाबू, 1949। क्या निर्णय लिया गया, हिंदी को राजभाषा बनाने का। और संविधान सभा की बैठक में अध्यक्षता कौन कर रहे थे, तो राजेंद्र बाबू कर रहे थे। कौन कर रहे थे, राजेंद्र बाबू, है ना। 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय संपर्क की भाषा के रूप में हिंदी को संघ सरकार की राजभाषा का दर्जा मिला। 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय संपर्क की भाषा के रूप में। राष्ट्रीय संपर्क मतलब क्या, हम आपसे बात किस रूप में कर रहे हैं, हिंदी, संपर्क उसी से कर रहे हैं ना, इसके रूप में मिला। और संघ सरकार की राजभाषा का दर्जा मिला। ये आपका राजभाषा है, राष्ट्रीय भाषा नहीं है, समझ में आया। राष्ट्रीय भाषा नहीं है, राष्ट्रीय पक्षी मोर है, राष्ट्रीय पशु बाघ है, राष्ट्रीय फूल कमल फूल है ना, तो ध्यान रखिएगा। तो इसी तरह से इसको राजभाषा बनाया गया, राष्ट्रीय भाषा नहीं। और जब शुरू में जब राजभाषा बना था ना, तो 14 गो था राजभाषा। कै गो था, 14 गो। और बाद के समय में राजभाषा टूटते टूटते अलग हुआ। थोड़ा सा एक बार फिर से हम उसी लाइन में जाते हैं, उसका थोड़ा ट्रिक ले लीजिए आप लोग, आइए हम भेंट करवाते हैं आप लोग से उसका। एक मिनट, शुरू का पेज में, एकदम शुरू का पेज में आइए, शुरू का पेज में आइए। हाँ, शुरू का पेज में जब आइएगा, जहाँ पर कश्मीरी संस्कृत तेलुगु नहीं था, वहाँ पर आ जाइए। कुछ कुछ बात हम भूल गए आपको बताना, अचानक याद आया तो फिर बता देते हैं, आपको एग्जाम में आता है। देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ है क्या, बोडो, क्या लिखा हुआ है, बोडो डोगरी, और लास्ट में क्या लिखा है, मैथिली संथाली। याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में आता है, जीएस में भी आ सकता है, व्याकरण में भी आ सकता है, कि बोडो डोगरी मैथिली संथाली जो भाषा है वो कब इनको राजकीय भाषा बनाया गया, राजभाषा बनाया गया, 8वीं अनुसूची में डाला गया। तो याद रखिएगा 22 दिसंबर, कब डाला गया, 22 दिसंबर, ईस्वी था 2003। कौन सा संशोधन, 92वां संशोधन। अगर आपको विश्वास नहीं है तो क्रॉस चेक कर लीजिए, एक साइड का मोछ मुड़ा के घूमेंगे अगर झूठ बोले होंगे तो। हम कभी भी झूठ नहीं बोलते, हम तो मोछ ऐसे भी नहीं रहता है, बुड़बक बनाया रे लोग, बुड़बक लेकिन आया है जी, मजाक नहीं समझिएगा। उसके बाद याद रखिएगा, एक भाषा जो सिंधी है, अक्सर एग्जामिनेशन में आता है बाबू कि सिंधी भाषा को कब आपको राजकीय भाषा का दर्जा मिला या 8वीं अनुसूची में डाला गया, बहुत बार आया हुआ है, 1967। कब डाला गया, 1967, याद आया। उसके बाद याद रखिएगा बाबू कौन वाला आता है, तो याद रखिएगा ये वाला तीनों। इसको उल्टा पढ़िएगा ना तो क्या पढ़ाएगा मालूम है, न नेपाली का न लीजिए, मणिपुर का म लीजिए, कोंकणी का क लीजिए, नमक, काया, न नेपाली, म मणिपुरी का कोंकणी। नमक को कब मिला, तो याद रखिएगा भैया वो है 1992। और कौन सा संशोधन, तो याद रखिएगा 71वां संशोधन, जो थोड़ा सा मिस्टेक होने के कारण छूट गया था। जो बोले आप विश्वास रखिए और उसको नोट डाउन कर लीजिएगा, आगे जब जाइएगा जीवन में तो आपको बहुत काम देगा। अगर इधर नहीं आया तो उधर जरूर भेटाएगा, आएगा, है ना, जरूर मिलेगा, आएगा, भेटाएगा। जो करना है करो, लेकिन करो और नौकरी पास करो। 14 सितंबर 1949 ईस्वी को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया। अध्यक्ष कौन थे, तो हमारे डॉक्टर राजेंद्र बाबू थे, जो हमारे कौन थे, पूर्व में जब अंतरिम सरकार बनाया गया था उसमें वो कृषि मंत्री थे। राजेंद्र प्रसाद, उनका जन्म आरा जिला में हुआ, जीरादेई गांव में हुआ। बहुत प्रखर व्यक्ति थे, बहुत अच्छे व्यक्ति थे। उनका आप जीवन चरित्र पढ़ के उनके जीवन चरित्र से सीख ले सकते हैं। आईएएस का जब एग्जाम हो रहा था, कहा गया कि नहीं 5 प्रश्नों का उत्तर दे,
किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर दे। अंग्रेज लोग शायद इनका गाड़ी लेट करवा दिया था ताकि फर्स्ट ना हो। आईएएस का एग्जाम था, आईपीएस आईएएस जो भी था, हल्का याद है कहानी। ये गए और 5 को बना दिए कम समय में और लिख दिया किन्हीं 3 को चेक कर लें आप। 5 में से कहीं 3 को बना, ये लिखे 5 को बना के बोले किन्हीं 3 को चेक कर लें आप। उनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये लोग बहुत बड़े व्यक्तित्व के धनी, मतलब प्रभु को देखिए चाहे इनको देखिए, आपको ज्ञान मिलेगा, ज्ञान का भंडार मिलेगा। कहीं पर भी लोग सत्ता के लोभी नहीं थे। लेकिन आजकल का नेता लोग भाइयों बहनों देखते ही होंगे क्या से क्या कर दे रहे हैं। हाँ, नेता बन रहे थे हम भी, लेकिन फिर इधर टीचर बन गए, है ना। एक टीचर अच्छा कब बन सकता है मालूम है? जब उसके अंदर 2 चीज़ का गुण हो, नेता का और अभिनेता का। अगर दोनों गुण है तो वो टीचर है, अगर दोनों में से एक गुण नहीं है वो अच्छा टीचर नहीं माना जाता है। दोनों गुण होना जरूरी है। काहे? तो यहाँ पर आपको मोहित करके हमको रखने का गुण होना चाहिए। जैसे हॉल में आप देखते रहते हैं कि हीरोइन आई, हीरो आया, कब टकराएगा, और वही कहानी हमको बताना होता है। और जब हम बताएं तो आपका भी नज़र कहीं नहीं जाना चाहिए। अगर स्टूडेंट का नज़र इधर उधर गया तो समझिए टीचर बेकार है। पिन ड्रॉप साइलेंस खुद ब खुद होना चाहिए, है ना। चलिए, 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय संपर्क की भाषा के रूप में हिंदी को संघ सरकार की राजभाषा का दर्जा मिला। कब मिला भैया? 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान में राजभाषा संबंधी अनुच्छेद, क्या बोले? राजभाषा संबंधी अनुच्छेद 343 से 351 तक है। राजभाषा का उल्लेख किस अनुसूची में? 8वीं। किसमें है? 8वीं। देखिए 8वीं अनुसूची को हम कैसे पढ़ते हैं बता दें। 8 क्या बोलते हैं? 8। इसका ट्रिक होता है मेरा क्या? प्लेट। क्या होता है? प्लेट। और प्लेट में क्या किए? 22 भाषा को रख दिए, 22 भाषा को सजा दिए। 8 प्लेट। अभी कभी कभी हमसे पॉलिटिकल पढ़िएगा तो हम ट्रिक आपको बता देंगे। जैसे अनुसूची है ना 12 वो याद हो जाएगा। 5 मिनट का समय में याद करो। 1 सन 2 सू 3 ट्री 4 डोर 5 वाइफ 6 विक्स 7 हेवन 8 प्लेट 9 वाइन 11 12 ऐसा ही खत्म हो जाएगा। ये ट्रिक था, इसलिए बताया 8 प्लेट। प्लेट में 22 भाषा रखे हुए हैं। और क्या बोला गया? भारतीय संविधान में राजभाषा संबंधी अनुच्छेद वर्णन 343 से 351 ईस्वी तक का है। उसके बाद अनुच्छेद 343 का खंड क के अनुसार भारत संघ की सरकारी भाषा देवनागरी लिपि में हिंदी क्या होगा? हिंदी होगी। क्या होगी? हिंदी होगी। संघ के सरकारी प्रयोजनों के लिए अंतर्राष्ट्रीय अंकों का प्रयोग होगा, है ना। और संघ के सरकारी प्रयोजनों के लिए अंतर्राष्ट्रीय अंकों का प्रयोग होगा। मतलब समझे? ई वाला जो 1 2 3 4 डीजल गड़ी 5 4 गुइया को ले भगाया जंगले जंगल, वो वाला को नहीं लिखना। ई वाला 1 लिखते थे, 2 हिंदी वाला जी, अरे 3 वाला पूछ निकलल। ई वाला को नहीं लिखना है, 4 लिखते थे, आर टाइप का लिखते थे ना, वो वाला, उसका प्रयोग नहीं करना है। सरकारी काम के लिए हिंदी तो होगा, लेकिन जब संघ का और सरकारी काम होगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का लेना होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कहने का मतलब भाषा को बिगाड़ने का शुरुआत वही हो चुका था। चाइना जाइए, मैंडेरिन बोलते हैं वो लोग, इंग्लिश कोई नहीं बोलता है, वहाँ इंग्लिश बोलना अलाउ नहीं है। जर्मनी जाइए, वो लोग अपना लैंग्वेज बोलते हैं, अपना लैंग्वेज में ही सब आविष्कार करता है। जर्मनी का माउजर सुने है ना, हम लोग गन गन बोल देते हैं, वो लोग माउजरे बोलता है, अपना बंदूक बनाता है वो लोग। AK-47 वो लोग अपना लैंग्वेज को प्राथमिकता देते हैं। लेकिन शुरुआत यहीं पर हो गया। जब हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाया जा रहा था ना, तो भारत का सबसे पहले समझिए उत्तर भारत के नेता लोग ही विरोध किए, नहीं हिंदी राष्ट्रीय भाषा नहीं बन सकता है। दक्षिण वाला कहाँ बोलेगा रे? दक्षिण वाला का एगो नेता का तुम नाम जान रहा है? आजादी के समय एगो नाम आपको बताते रहे, जो झंडा बनाए थे तो पिंगली वेंकैया, है ना, और एगो थी नायडू, सरोजनी नायडू, उनके जो पति थे सी राजा गोपालाचारी, और 1 2 नाम के CR रंगा। इसके अलावा कौन नाम आप जानते हैं? GB मावलंकर। क्या नाम जानते हैं आप? कोई नाम नहीं जानते। उन लोग का दबदबा भी नहीं था। लेकिन हिंदी राष्ट्रीय भाषा क्यों नहीं बना? तो कारण यहीं के लोग उत्तर भारतीय लोग थे, यही लोग विरोध किए और क्या बना दिए उसको? राजभाषा। आज के समय में कहा जा रहा है नवंबर दिसंबर तक में एक आपको फिर से संशोधन आएगा और हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाने का बात चलेगा, और उसी के समय पूरा फिर एक बार मारपीट होगा दम तक। भाषा का बहुत विवाद है। जैसे आप देख रहे हैं ना, पश्चिम बंगाल से अलग हुआ था बांग्लादेश, हमारे भारत से। पश्चिम बंगाल में भारत से अलग हुआ बांग्लादेश, और बांग्लादेश को क्या बताया गया? पूर्वी पाकिस्तान, पाकिस्तान का हिस्सा। वो लोग उड़ के चाहे नेपाल की तरफ से जाता था वहाँ, और वहाँ जाने के बाद पूरा मारता था,
काहे तो इधर का जो पाकिस्तान का जो पाकिस्तान क्षेत्र का जो देख रहे हैं वो लोग बोलता था क्या चीज़, ये जैसे कि ये मेरा भारत है, ये मेरा आपको क्या भारत, यहाँ पर पाकिस्तान, यहाँ पूर्वी, ये लोग बोल रहा है का बंगला, और ये लोग क्या बोल रहा है उर्दू और पंजाबी मिक्स। ये लोग जाता था यहाँ उड़ के लोग ढप ढीप दे के चला आता था बंगाली लोग को। काहे बोलता था उर्दू बोलो, तो बोलता आमी नहीं बोलबे, आमी जी बोलबे बांग्ला बोलबे, आमी तो बंगाली, हमार सोनार बांग्लादेश, समझे। अरे सर बांग्ला बोल दिए का जी हम, वैसे ही लग रहा था। ओ माय गॉड, बंगालियों ने ढेर दिन काम किया ना मेरा घर में, इसीलिए सीख गया थोड़ा थोड़ा। ठीक है, तो बड़ा देता था, तब उसी में नहीं लोग विरोध किया। वहां पर जो लड़ाई हुआ पाकिस्तान से अलग होने का क्या कारण था, भाषा, भाषा, भाषा के कारण अलग हुआ है। गुजरात और महाराष्ट्र 1960 का दौर उठाइएगा, ये लोग अलग काहे हुआ, गुजरात और महाराष्ट्र मिला के होता था सौराष्ट्र, सौराष्ट्र। गांधी का जन्म कहां हुआ, तो काठियावाड़ जिला सौराष्ट्र में मिला के होता था। ये लोग का भाषा विवाद हुआ, ये लोग बोला हम डांडिया खेलेंगे, हम डांडिया खेलेंगे, डालिया खेलेंगे, ये लोग अलगे दे रहा है, तो मारपीट हुआ, बहुत मर्डर हुआ है बनने के लिए, लाश गिरा है, लाश गिरा है, लाश। और आपका झारखंड जो बना है भौगोलिक क्षेत्र के हिसाब से बना हुआ है, झाड़ के लेंगे झारखंड, झाड़ी दे दो और तुम टाड़ को ले जाओ, डाड़े डाड़ तेरा, जंगल झाड़ मेरा, और आया मेरा झाड़ के लेंगे झारखंड, और सब जंगल राज हो गया। यहाँ एग्जाम 5-5 साल तक नहीं हो रहा है, 10-10 साल तक नहीं हो रहा है, आदमी बुढ़ारी में पहुंच जा रहा है। जो सचिवालय लिखने जा रहा है, क्या पता डंटा धर के भर कोई नहीं आए टेकते, हमू भाई रही फार्म हमू लिखवाओ बोल के, ऐसा करके कोई ना आ जाए, ये दुर्भाग्य है, क्या कीजिएगा। और सही में 5 साल रुकेगा ना तो पक्का कोई बूढ़ा बूढ़ी आएगा, चटरा चुटरू ऐसा आदमी आएगा, गाल झूलल, दांत टूटल, बुखा हुआ, सचिवालय का फार्म भर दिया था तो आया है लिखने के लिए। ऐसा ना हो जाए कहीं एग्जाम 14 अक्टूबर का क्या अबर हुआ ना तो का पता का से का कर देगा लड़का लोग, बहुत विवाद हो जाएगा तब तक। अनुच्छेद 345 में कहा जा रहा है राज्यों की राजभाषाएं से संबंधित है, जिसमें स्थानीय भाषाओं को राजभाषा बनाने का अधिकार है। जैसे हमारा नागपुरी राजभाषा है ना, बांग्ला को दे दिए, उड़िया को दे दिए, बहुत सारा भाषा है जिसको राजभाषा के अंतर्गत हम लोग रखे हुए हैं। 346 बोलता है इसके अनुसार राज्य, दूसरे राज्य तथा राज्य और संघ के बीच संपर्क भाषा हिंदी होगी। कहने का मतलब राज्य को अगर दूसरे राज्य से कांटेक्ट करना है कि हमको फलाना आदमी को गिरफ्तार करके ले जाना है, तो संपर्क भाषा क्या होगा, हिंदी होगी। हिंदी बोलने में आप लोग को बहुत शर्म आता होगा, आप लोग जब भी सिग्नेचर करते हैं आप हिंदी में, इंग्लिश में करते हैं ना, आई एम हियर माई डियर फ्रेंड्स, हम लिखते हैं हिंदी में, बता दे रहे मेरा सिग्नेचर हिंदी में। जब मैं SBI में सिग्नेचर किए थे ना तो देखते रह गई थी मैडम, बोली कि वाह पहली बार देखे हिंदी सिग्नेचर, नहीं तो कोई नहीं करता, बूढ़ा लोग इंग्लिश मार रहा है, हम अपना हिंदी में लिखते हैं। आज भी सिग्नेचर एकदम मस्त वाला सिग्नेचर है, कोई भी कॉपी कर सकता है, इसीलिए यहाँ लिख के नहीं दिखाएंगे हम, तो गड़बड़ा जाएगा मेरा। उसके बाद है 350, अनुच्छेद 350, आप लोग भी सिग्नेचर हिंदी में ही कर सकते, कीजिए, हिंदी में कीजिए, आपका अपना भाषा है, आप इससे गंवार नहीं माने जाइएगा, आप इससे बुड़बक भी नहीं माने जाइएगा, आप इससे बेवकूफ़ नहीं माने जाइएगा। हिंदी हमारी मातृभाषा है, हम हिंदी में करते हैं, नागपुरी भी हमारी मातृभाषा है, इसीलिए हम बोलचाल का प्रयोग मातृभाषा में ही करते हैं। दोनों भाषा मेरे लिए बहुत है, और कुड़क भाषा मेरा गुप्त भाषा है, जिससे हम गुप्त बात कर लिया करते हैं किसी से, किसी को पता नहीं चलता है कि क्या बात हो गया है, दोनों का कर लिया, मुड़ी खुंजवाते रहो, पते नहीं चलेगा। उसके बाद है अनुच्छेद 351, हिंदी के विकास से संबंधित जो मुख्यतः संस्कृत तथा गौणतः अन्य भाषा भारतीय शब्द का ग्रहण कर सकती है। क्या है, हिंदी के विकास से संबंधित है जो मुख्यतः संस्कृत तथा गौणतः अन्य भारतीय भाषाओं से शब्द ग्रहण कर सकती है, मतलब अन्य भाषा से हिंदी ले सकता है, संस्कृत से ले ले या फिर और भी भाषा से वो ले सकता है। ये चैप्टर आपको हम पढ़ा दिए भैया, और आपको पूरा हम ट्रिक था वहाँ पर ट्रिक दिए, सब कहानी आपको बताए। अब देखिए एक दिन आपका हम सॉल्यूशन कर दे रहे, पहला पार्ट का सॉल्यूशन कर दे रहे, सॉल्यूशन कैसे कीजिएगा, ऐसे अबरी आंसर दे दिए, आंसर इसमें है, लेकिन आपको थोड़ा सा हम सॉल्यूशन अपने पास ही करवाना चाहेंगे ताकि आप अपना कर लीजिए। क्वेश्चन तरफ जाइए, भाषा किस धातु से बना हुआ है, क्वेश्चन आया हुआ है भाष धातु से बना हुआ है। भारत की भाषाओं को कितने परिवारों में बांटा गया है, तो 1 2 3 4 डीजल गड़ी 5 4 गुइया को ले भगाया कहाँ,
जंगले जंगल। याद रखिएगा। भाषा के कितने अंग हैं? तो भाषा का 3 गो अंग है। याद आ रहा है ना भाइयों बहनों? अभी थोड़ा देरी पहले पढ़े थे क्या? ध्वनि, ध्वनि, उसके बाद वो ध्वनि, उसके बाद अर्थ, उसके बाद क्या? क्या है आपका? वाक्य। लिखित भाषा बोल रहे थे, हम भी गड़बड़ा गए थे, सॉरी शक्तिमान। याद रखिएगा वाक्य। मौखिक भाषा की आधारभूत इकाई क्या है? मौखिक भाषा का आधारभूत इकाई क्या है? ध्वनि। अगर ध्वनि नहीं निकलेगा तो आप क्या कर लीजिएगा भैया? कुछ कर लीजिएगा का? नहीं ना। लिखित भाषा की आधारभूत इकाई क्या है? तो लिखित के लिए क्या चाहिए भैया? क्या चाहिए? वर्ण। याद रखिएगा, क्या मारिएगा? वर्ण। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? तो बीएड में आ चुका है, लिखित भाषा से होता है। ठीक है? किससे होता है? लिखित भाषा से होता है। मानक हिंदी से तात्पर्य क्या है? तो मानक हिंदी उसको कहते हैं जो साहित्यिक पुस्तकों की भाषा हो, उसको मानक भाषा कहते हैं। और किसको कहते हैं? अच्छा, वो छूट गया क्या? अच्छा, उसका छूट गया। अच्छा, इसको भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? तो लिखित भाषा से। किससे होता है? लिखित भाषा से। ये बोल रहे हैं आप लोग? नहीं बाबू, व्याकरण से होगा। बुक में अगर टिक मारेगा लिखित भाषा तो उससे नहीं ना होगा। अगर हमको सीखना है भाषा का शुद्ध रूप तो किससे होगा? व्याकरण से। लिखित भाषा से कैसे होगा? व्याकरण सीखिएगा तब तो लिखिएगा। इसीलिए आपका आंसर यहाँ पर क्या हुआ? गलत हो गया। क्या हो जाएगा? व्याकरण। देखिए, बुक में भी मिस्टेक हो सकता है, गलत रहता है, उसको सुधारते हुए चलना है हम लोग को। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे भाइयों बहनों। मानक हिंदी से तात्पर्य क्या है? तो साहित्यिक पुस्तकों की जो भाषा होती है उसको, साहित्यिक पुस्तकों की भाषा को मानक हिंदी की भाषा कहते हैं, और जो नहीं होती है उसको सामान्य भाषा कहते हैं। आप रीजनिंग में एक चैप्टर पढ़े होंगे भाषा, इंग्लिश में उसको बोलते हैं डाइस। क्या बोलते हैं? डाइस। जब डाइस पढ़े होंगे तो उसमें भी मानक भाषा, सामान्य भाषा आपको टीचर पढ़ाए होंगे, सर लोग पढ़ाए होंगे। पढ़ाए हैं ना सर लोग? हाँ, नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लीजिएगा। गड़बड़बा। उसके बाद भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? भारतवर्ष को हिंदी में हम किस वर्ग में रखेंगे? याद रखिएगा। तो किसके वर्ग में रखा जाएगा आपको? राजभाषा। क्या हो जाएगा आपका? पेने मेरा उड़ जा रहा है बार बार। राजभाषा। किस भाषा में रखेंगे? राष्ट्रभाषा में नहीं रखेंगे। ये आपका राष्ट्र का भाषा है क्या? ये आपका राष्ट्रीय भाषा नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा आपका? राजभाषा। क्या होगा? राजभाषा। आगे चलिएगा। अभी ना पढ़े जी, 8वीं अनुसूची में डाला गया 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का राष्ट्रीय भाषा कोई नहीं है, उसके लिए जोर लगाया जा रहा है। 19 मतलब कि लास्ट में दिसंबर तक में, ये मानसून सत्र है, इसके बाद जो सत्र आएगा ठंडा वाला उसमें लगाया जाएगा जोर। आगे हिंदी भाषा, कोई बात नहीं, अगर आप लोग गलत टिक किए हैं तो सुधारिए। अभी आप पढ़े हुए हैं, हम इसको कर सकते हैं, है ना? जैसे बोला भारतवर्ष से हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? तो आप कहिएगा क्या? राजभाषा। ठीक है। आगे हिंदी भाषा का जन्म हुआ है, पहला ऑप्शन है क्या? लौकिक संस्कृत से, पाली संस्कृत से, मगधी अपभ्रंश से, वैदिक संस्कृत से। तो बाबू याद रखिएगा, मगधी से। किससे हुआ है? मगधी से। पेन मेरा कहाँ चला जा रहा है जी बार बार? मगधी अपभ्रंश से। अपभ्रंश का मतलब आपको हम सबसे पहले ही बताएं, अपभ्रंश का मतलब होता है, अपभ्रंश का शुरुआत 9वीं शताब्दी में हुआ। इसके प्राचीन कवि शंभु, स्वयंभू कौन थे? स्वयंभू। इसका अर्थ होता है गिरा हुआ, बिगड़ा हुआ। अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले प्रयोग व्याडी ने किया, आचार्य व्याडी ने किया, उसके बाद पतंजलि ने किया, और नाट्य शास्त्र में भरत मुनि इनको अनेक नाम से पुकारे थे। देसी भाषा, संस्कृत भाषा, साबर की भाषा, गुर्जर की भाषा, आभीर की भाषा, इसी को अवहट भी कहा जाता है, इसलिए गड़बड़ाएंगे नहीं। सबसे पहले किस वर्ष की जनगणना के आधार पर भारतीय भाषाओं के बारे में विस्तृत व जानकारी प्राप्त होता है? तो 1961, 1951, 71, 91। तो याद रखिएगा 1951, 1951। आगे चलेंगे हम लोग इधर क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है, मतलब संस्कृत भाषा से निकला है? तो भाइयों बहनों बताए थे, संस्कृत, संस्कृत के बाद पाली, पाली के बाद प्राकृत। तो सबसे पहले कौन आया? पाली। पाली के बाद कौन आया? प्राकृत। प्राकृत के बाद कौन आया? अपभ्रंश। अपभ्रंश के बाद कौन आया? हिंदी। उसके बाद बता दे रहे, हिंदी तो आप बोल दे रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं मिलेगा हिंदवी।
ईरान वाला पढ़े ना हिंदी, तो हिंदवी तब हिंदी आता है, ये भी जान लीजिए। अगर सीरियल में कहीं डिफरेंस किया हो तो कर लीजिएगा चेंज, नहीं समझे। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदवी तब हिंदी, ये भी हो सकता है, बीच में हिंदी घुसेगा, हिंदी भी घुस सकता है तो घुसा दीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ब्रजबोली नाम से किसे जाना जाता है? तो ब्रजबोली नाम से पुराना बंगला को, किसको जानते हैं? पुराना बंगला को हम लोग जानते हैं। आमीशुमार बांग्लादेश, किसको जानते हैं? पुरानी बंगला को। आगे है 13 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा सा ऊपर उठाया जाए। एक मनई के दुई बेटवे रहीन, ओह माँ लहुरा अपने बाप से कहिस, दादा धनमा जमन हमर हिंसा लागत होय तमन हम काका दे दई। समझ में आया? नहीं, ये है आपको भाषा बाहर का, ये भाषा है अवधि का। क्या है? एक मनई के दुई बेटवे रहीन, एक मनई के, एक आदमी का दूगो बेटा था। ओह माँ लहुरा अपने बाप से कहीन, वो अपनी माँ लहुरा, जो लहुरा अपना बाप से कहता है, धन माँ जवन हमर हिंसा। तो भैया ये क्या भाषा है? अवधि। अब उतना वो और थोड़े बता, नागपुरी पढ़ा तिनकार है मारवा हिया। किस पुस्तक में हिंदी का सर्वप्रथम उल्लेख आया है? कौन सा पुस्तक है जिसमें हिंदी का सबसे पहले पुस्तक में आया है? तो याद रखिएगा आवेस्ता। आवेस्ता मतलब क्या? पारसियों का पवित्र ग्रंथ का नाम है जेंद आवेस्ता। क्या नाम होता है? जेंद आवेस्ता, पूरा नाम ये है। ठीक है। हमारा हिंदू धर्म का जो पवित्र ग्रंथ होता है वो रामायण और महाभारत है। इस्लाम में जो होता है वो कुरान है ना, कुरान शरीफ जिसको आप बोलते हैं वो है। सरदार जी लोग का, सिख लोग का जो होता है गुरु ग्रंथ साहिब है। और उरांव जनजाति का जो पवित्र ग्रंथ होता है वो है ही नहीं, सब कुछ क्या है? गीत में है, गीत गोविंद में होता है। गीते में हम लोग का रीझ है, गीते में हम लोग का रंग है, गीते में जन्म है, गीते में मरण है, गीते में सब कुछ है, पालन पोषण सबका है गीते में। आगे, हमारे देश में हिंदी के बाद सर्वाधिक कौन सी भाषा बोली जाती? जो हमारा देश है ना, हमारे देश का क्या नाम है बाबू? हाँ, क्या नाम है? भारत। तो भारत में सबसे ज्यादा हिंदी के बाद अगर कोई बोला जाता है तो वो भाषा कौन सा है? तो याद रखिएगा, कौन? तेलुगु। कौन है? तेलुगु। अगर विश्व में पूछेगा सबसे ज्यादा बोले जाने वाला भाषा कौन है, दैट इज इंग्लिश। ओ माय गॉड, जिसको आप लोग बोलते हैं। ठीक है। सेकेंड नंबर में कौन हो जाएगा? मैंडारिन। कौन होगा? मैंडारिन। हाँ ना, जान की इंग्लिश लिखा थी और तो इन अंकर नहीं समझ में आपके। तीसरा नंबर में कौन होगा? हिंदी। कौन होगा? हिंदी। पहला नंबर पर इंग्लिश, दूसरा नंबर पर मैंडारिन, तीसरा नंबर पर हिंदी, और चौथा नंबर पर जो आएगा वो स्पेनिश आएगा। कौन आएगा? स्पेनिश। स्पेनिश देखें? स्पेन का पिक्चर कोई देखे? स्पेन का कोई पिक्चर देखे ना? स्पार्टा, देखे थे कि नहीं? स्पार्टा 300 देखे थे कि नहीं? अरे 300 पिक्चर नहीं देखा, करता था, लड़ता था। सेकंड पिक्चर जो वहां का आया था, ये जिंदगी मिलेगी ना दोबारा। याद आ रहा है? घुड़दौड़, कहाँ की सवारी, कहाँ का राष्ट्रीय खेल है? वही का, जिसको सांड दौड़ बोलते, घुड़दौड़ बोलते, सॉरी शक्तिमान, बुल फाइट, सांड दौड़ उसको बोला जाता है। टोमेटिनो फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? क्रॉस चेक कर लीजिए मेरे बातों को, आया हुआ है स्पेन में। अब बोलिएगा सर आप ही देखने गए थे, तो आपको लग रहा है हम ऋतिक देखने गए। ऋतिक देखने हम नहीं गए थे, हम ये देखने गए थे स्पेन में होता क्या है। तो सबसे अच्छा लगा पिक्चर में हमको यही अच्छा लगा, जो पानी में घुसता है, आकाश में उड़ता है, टोमेटिनो फेस्टिवल मनाता है, सांड के साथ दौड़ता है, डायलॉग बाजी होता है, उसके बाद दूरदर्शन का म्यूजिक देता है एक जगह बैठ के, करता था पहले दूरदर्शन। पहले अभी ना आपका टीवी ऐसे कि अट्टे ऐसे शुरू हो गया, पहले गोल घुमाता था 6 बजे, ऐसे पंख का टाइप का आता था, चांद आता था, उसमें लिखा हुआ रहता था सत्यम शिवम सुंदरम, करके शुरू होता था। वो भी देखे हम लोग बिहार में उठ के, समझ लीजिए आदिकाल से हैं हम धरती पे। हाँ नहीं बाबू, आदिकाल से आप भी हैं, आदिकाल से हम भी हैं, बस दोनों का अंतर रहा, हम ग्रहण करते गए, आप उसको ग्रहण करना स्वीकार नहीं किए। स्वीकार कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है भाइयों बहनों? तो गुजराती तो आप जानबे करते हैं, मोदी जी टाइप का लिखाता है। उड़िया जानबे करते हैं, ऐसे ऐसे रहता है, कुछ कुछ ऐसे ऐसे रहता है, तो उधर ध्यान नहीं देना है। सिंधी देखबो नहीं किए होंगे, हमू नहीं देखे हैं, केवल हम जानते हैं कि मराठी लिखाता है हम लोग टाइप से। कोई दिक्कत नहीं। ढूंढानी, क्या बोला? ढूंढानी बोली है, तो अरे नाम से नहीं लग रहा ढूंढानी।
आपको जब हम नागपुरी व्याकरण पढ़ा रहे थे तो बताए थे कि अन का प्रयोग गुरु बाबा का किताब में था, फादर नावरंगी का किताब में था। अन का जो प्रयोग होता है वो कहाँ होता है? हरियाणा राजस्थान में होता है। और अधिक खड़ा बोली बोलने के लिए होता है, खड़ा खड़ा बात होता है। और तन मेरे को मारेगा बोलता है ना, वही वाला अना आता है। तो याद रखिएगा, ढूंढानी कहाँ जाएगा आपका? राजस्थान में। खूब हंस रहा है तुम ना। बाबू पढ़ाना ऐसा ही होता है, इसी को पढ़ाना बोलते हैं। एक एक चीज को तोड़ के बता रहे हैं। फीस एकदम जम के देना, तुमने बढ़ा के दो एकदम सब कोई। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा, हिंदी का जो ब्रज भाषा है किस रूप में जानते हैं? अरे भैया नागपुरी में तो नागपुरी कह के पढ़ा दिया। का चीज को? ब्रज भाषा को। और का चीज में? कविता के रूप में। नहीं पढ़े हैं? कविता के रूप में। याद रखिएगा, कविता के रूप में बहुत सारे है। याद है, बच्चे का जन्म होता है और बोलती है सेमर लहर फहर। याद आ रहा है ना? वो भी उधरे का है ना? लाइट आता है, लाइट जाता है, क्या कीजिएगा। आगे है 18 नंबर। क्या है? 18 नंबर हो गया बाबू। चलिए, मराठी किससे संबंधित है? मराठी जो भाषा है, मराठी भाषा है ना, जय महाराष्ट्र बोलते हैं ना, तो याद रखिएगा दक्षिणालय से। किससे संबंधित है? दक्षिणालय से। तो आपको लग रहा होगा सर किताब में तो कहूँ नहीं भेटाया, इसीलिए तुमको बता दे रहे हैं, कहूँ नहीं भेटाएगा। ये सब किताबों में नहीं रहेगा। तुमको 3-4 को किताब मिला के अभी हम बताए हैं, ठीक है? तो इसीलिए बता दिए, नहीं तो नहीं बताते हम आपको। संज्ञा सर्वनाम रहेगा तो थोड़े डील करेंगे, दे देंगे फोटो खींच के, बोले बनाओ अपने बनाइए, उसमें क्या करना। अब ये मत बोलने लगेगा सर बैठ के लिखिए ना क्वेश्चन, तो हम कहाँ लिखेंगे रे? यही ना लिखेंगे हम, यही ना निकाल के लिख देंगे हम तेरा क्वेश्चन। बाकी तो पढ़ाइए दिए ना। एक एक ठो रहता है, हिसगा से मोर जाती ना, एकदम लिखबे कर कहती ना कि अपने से लिख तब पे पढ़बो हम। ऐसा भी रहता है, हिसगा छुआ लोग भी है, और छोड़ी लोग तो बगरा हिसगा ही। हाँ, नहीं तो लिखबे तब हम जानबो, तो काले छाप दिली लोग के। ऐसा भी होता है। बचिए इस सब चीज़ से। आपको पढ़ने से मतलब है, हम लिखे चाहे फलना लिखे, पढ़िए लिखिए, शुद्ध होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। हमारे देश में तीसरी भाषा जो सबसे अधिक बोली जाती है वो कौन है? तो वो कौन है? क्या दिया हुआ है? बांग्ला। इसको आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा बुक में। ये आपका हमको डाउटफुल है। ये क्या है आपका? डाउटफुल है। आज के समय में सब कुछ 2023 को देखिएगा। किसको देखिएगा? 2023 को देखिएगा। इसके हिसाब से करके जाइएगा। जैसे आया था जेपीएससी का पीटी में, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन है? गोंड भील दोनों। भारत की दूसरी बड़ी जनजाति कौन है? गोंड भील दोनों। और दोनों में लड़का लोग अच्छा उड़ान पुरान जैसा बुक को पढ़ने वाला उड़ उड़ के गायब था। अच्छा लोग गायब हो गया। काहे? तो भैया 2030 को पढ़ के जाना, 2023 को। जो उड़ान भरते थे ना बड़ा बड़ा, वो लोग भी गायब हो चुके थे। बाद में हमको सर फोन किया, बोला कि सर कौन होगा। फिर हम बताएंगे बाबू दिमाग लगाना चाहिए था, ऐसे ऐसे इसका प्रोसेस है। जनजाति सेक्शन देखिए, उसमें बताया हुआ। आगे है, हमारे देश में तीसरी भाषा जो, अच्छा तो हो गया। गुजराती सबसे किससे विकसित है? गुजराती जो है वो किससे विकसित है? तो याद रखिएगा सौर सेनी से। किससे विकसित है? सौर सेनी से। आगे है, हिंदुस्तान बोली का नाम किसने दिया था? हिंदुस्तान जो नाम दिया था वो किसने दिया था? हिंदुस्तान बोली अंग्रेज। किसने दिया था? अंग्रेज। अरे पार्कनाथ, मैं तुमको शूट कर दूंगा, नाटक पढ़े थे ना विश्वनाथ शाही, मैं तुम्हारा खून मांगता है, वही लोग दिया था। क्या बोला था? हिंदुस्तान का बोली, हिंदुस्तानी बोली। आगे है, बांगरू कहाँ की बोली है? बांगरू, ओ बांगरू बोलता था। पिक्चर देखे थे? कौन पिक्चर बता दीजिए तो। पड़ोसन पिक्चर देखे थे? पड़ोसन, वो बांगड़ू बोलता था, ढोल बजा के परेश रावल बांगड़ू बोलता था किशोर कुमार को। याद कर रहे हैं? हाँ, उसी को बोलते हैं बांगड़ू। क्या बोलते हैं? बांगड़ू। गलत ठीक है, ध्यान रखिएगा। बांगड़ू कहाँ की बोली है? तो पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी मतलब समझ रहे हैं? नहीं, राजस्थान, पंजाब नहीं, राजस्थान, हरियाणा मान लीजिए, अब गुजरात भी मान लीजिए। वेरी गुड। आगे, पंजाबी मूलतः किस भाषा का शब्द है? तो पंजाबी जो है वो फारसी भाषा का शब्द है। पंजाबी जो शब्द बना हुआ है वो कैसे बना हुआ है? पंच जोड़ आब। पंच मतलब हुआ 5 और आब मतलब हुआ नदी, यानी कि 5 नदियों का समूह। क्या हुआ? 5 नदियों का समूह।
आगे है पंजाबी किस भाषा का शब्द है, तो पंजाब आपको बताएं 5 नदियों का समूह। उसके बाद है 25वां नंबर 22 भाषाओं का वर्णन संविधान के किस अनुसूची में मिलता है, तो कौन सा अनुसूची, तो आप तो सुबह से पढ़ रहे हैं जी 8वीं। क्या है अगला क्वेश्चन आपका, पाली काल की समाप्ति के पश्चात किस भाषा का रूप था, पाली काल के समाप्ति के पश्चात कौन भाषा का रूप था, याद कीजिएगा। पाली के बाद क्या बना, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, उसके बाद हिंदवी, तब हिंदी, ऐसे रख लीजिए सीरीज में। अपभ्रंश का दूसरा नाम देखिए, बोले थे ना आपको, ये देखिए अवहट। लहंदा कहाँ की भाषा है, लहंदा अफगानिस्तान की भाषा, कहाँ की भाषा है, अफगानिस्तान। नहीं देखे वो लोग लहंगा पहन के घूम रहा था जब हवाई जहाज उड़ रहा था तो हवा में, देखे था ना, वही वाला है। इधर हो गया है ढूंढानी उंडानी। उसके बाद है क्या, इधर देखिएगा, मैं दुनिया की सब भाषाओं की इज्जत करता हूँ परंतु मेरे देश में हिंदी की इज्जत ना हो यह मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, किसने कहा, गांधी, कालेकर, बोस, भावे, तो विनोबा भावे 2012 में आ चुका है बीएड के एग्जाम में। किस राज्य का गठन सर्वप्रथम भाषाई आधार पर किया गया भाइयों बहनों, तो आपको पता होगा आंध्रा, किसका, आंध्रा का हुआ है, किसका हुआ है, आंध्रा का। भारत में बहुत सारे लोग मरे थे, हल्का में मत लीजिएगा। जो भाषा आयोग बना था ना उसके हेड कौन थे, फजल अली, कौन थे, फजल अली। भारत में कितनी मातृभाषाएं हैं, तो भारत में कितनी मातृभाषाएं हैं, 1992, कितना है, 1992 मातृभाषा, समझे, नागपुरी, भोजपुरी, इसको बोला जा रहा है, समझे। केवल हिंदी वाला को मत लीजिए। जो आप बोल रहे हैं ना कि कितनी भाषा है, तो 179, वो नहीं पूछा है आपको, भाषा होगा तब ना बोलिएगा बाबू 179। आपको क्या बोला गया, मातृभाषा, जिसपे बच्चे अपनी माँ से बात करते, एक माए माए देख माए मार लूँ हम के, वो वाला, हाँ, एक नहीं बोलना है, एक बोल दीजिए माए थोतना लाल कर दे वही जगह। देवनागरी में लिखित हिंदी को राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया, तो वो तारीख था 26 जनवरी, कितना था, 26 जनवरी, मारे तड़ाक से, कब, 14 सितंबर 1950। देखिए बाबू, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो सकता है, बात को ध्यान से सुनिएगा। देवनागरी में लिखित हिंदी को राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया था, देवनागरी जो था ना उसको देवनागरी में लिखित हिंदी को, मतलब देवनागरी लिपि में ही लिखना, जैसे क लिखते देवनागरी लिपि है, इसमें भी लिखा हुआ भाषा को, लिखा हुआ हिंदी को राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया था, तो 14 सितंबर 1900, ये वाला हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है इधर उधर, 14 सितंबर 1949 को ये चीज हुआ था। अगर बोलेगा इसको दर्जा कब मिला, तब आंसर हो जाएगा 1949, ये हो जाएगा क्या 1950। ये क्या किया ना, 49 लिखना था नीचे, लिख दिया ऊपरे, ऊपरे लिखना था उसको लिख दिया नीचे, ये दोनों ऑप्शन में ये गलत है, समझ में आया, बाकी सब सही है। इसीलिए बोले बुक पे भी भरोसा मत कीजिए। हम क्या बोले थे, एग्जाम रूम में आपका ऑप्शन काम नहीं देगा, आपका पढ़ाई काम नहीं देगा, आपका समझदारी काम देगा, है ना। किस अनुच्छेद में हिंदी को सर्वमान्य भाषा के रूप में विकसित करने पर बल दिया गया है, तो पहला ऑप्शन है 351, 345, 251, 246। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, क्या पढ़े हैं आप, जल्दी बोलिए, 351, क्या हो जाएगा 351, याद रखिएगा। चलिए आगे, कहा जी तुम लोग से पूछते गड़बड़ा जा रहा है, एक बार पहला बार पढ़ रहे हैं का, इसीलिए ये हाल है ना, पहला बार नहीं दूसरा बार पढ़ रहे, क्वेश्चन सब बनाते तो दिक्कत नहीं होता। 1955 ईस्वी में किसकी अध्यक्षता में राजभाषा का गठन किया गया, तो आंसर है बाल गंगाधर खरे। क्या था, बाल गंगाधर खरे, 1955। अरे भैया आपको लग रहा होगा बाल गंगाधर तिलक, मार वो मत कीजिएगा, बाल गंगाधर तिलक 1920 में गुजर गए, तब ना बना था क्या, तिलक फाउंडेशन, क्या बना था, तिलक फाउंडेशन। 1 अगस्त के रात को मरे थे ये, यही 1 अगस्त जो महीना चल रहा है, और उन्हीं के बाद मरने के बाद तिलक फाउंडेशन बना, उसके बाद चला भारत छोड़ो आंदोलन। तो 55 में कहाँ से आता रे बुड़बक मैंने। भारत की प्राचीन प्राचीन रूप किस ग्रंथ में मिलता है, तो सबसे पूरा कौन है, ऋग्वेद। संविधान में प्रादेशिक भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है, 8वीं में है, किसमें है,
तो भैया इसी तरह से करके पूरा चैप्टर का सॉल्यूशन आपको करना है और यहीं पर हमारा भाषा चैप्टर जो है क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। बने रहिए, हमेशा रहिएगा। आपको 20 दिन में 20 चैप्टर ऑफ खत्म कर दिया जाएगा। एक एक लाइन को आपको समझाया जाएगा, किसी तरह का कोई कष्ट नहीं होगा। पूरा कोर्स आपको ऐप में मिल जाएगा। ऐप में प्राथमिक शिक्षक का नागपुरी का भी कोर्स है ना, व्याकरण तो उनको पढ़ना ही है, याद रखिएगा। उत्पाद का भी कोर्स है, सचिवालय का भी कोर्स है, दरोगा का भी कोर्स है, नागपुरी वाला सारा कोर्स दिया हुआ है। झारखंड जीएस भी डाला हुआ है। और इसी के साथ वीडियो यहीं पर समाप्त हुआ और कोर्स का लिंक नीचे दिया हुआ है। धन्यवाद।